हाय गाइस, आज हम कवर करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 जिस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर का फ़्लो समझ लेते हैं कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस फ़्लो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा इस पूरे चैप्टर के अंदर दो हैं, एक SQC 1 एंड एक SA 220। SQC 1 मेरा फर्म लेवल पे एप्लीकेबल है एंड SA 220 मेरा इंडिविजुअल ऑडिट लेवल पे या फिर यू कैन से एंगेजमेंट लेवल पे एप्लीकेबल है, राइट। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करूँगा मेरा क्वालिटी कंट्रोल है क्या। देन मैं एलिमेंट पढ़ूँगा मेरे SQC 1 के, जो कि मेरे 6 एलिमेंट हैं। 1 इज़ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज़ एथिक्स, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स, फोर्थ इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, फिफ्थ इज परफॉर्मेंस, सिक्स्थ इज मॉनिटरिंग। राइट, सबसे पहले मैं SQC 1 अंडरस्टैंड क्वालिटी कंट्रोल, देन मैं एलिमेंट्स पढ़ूंगा SQC 1 के, देन मैं एलिमेंट्स पढ़ूंगा SA 220 के। राइट, मेरे सेम एलिमेंट जो SQC 1 में है वही मेरे SA 220 में है। एक दो चीज़ें कुछ एडिड हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन and direction and supervision and all those things are extra added at SA 220. देन मेरा आएगा फोर्थ पार्ट में पढ़ूंगा कंपैरिजन ऑफ SQC 1 एंड SA 220। देन मेरा फिफ्थ पार्ट में आएगा पीयर रिव्यू के बारे में, थोड़ा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में थोड़ा, एंड मेरा लास्ट में आएगा नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में थोड़ा, विच इज़ आर गवर्नमेंट अथॉरिटी। सो मेरा ये पूरा चैप्टर का फ्लो है जो हम स्टडी मेट से ICAI की रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानेंगे, देन मेरे एलिमेंट्स क्या हैं SQC 1 के, लीडरशिप, एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअंस, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। देन एलिमेंट SA 220 के क्या हैं, सेम है, एक दो चीज़ें एडिड हैं। देन मेरा कंपैरिजन, देन मेरा पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड नाफरा। ये चैप्टर आपको पूरा याद हो जाएगा स्टडी मेट से। हम बस जिस फ्लो में पढ़ रहे हैं हमें उसी फ्लो में इसको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा आता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए ICAI ने क्या दो स्टैंडर्ड्स मुझे दिए हैं। 1 इज़ SQC 1, सेकेंड इज़ SA 220। SQC 1 जो है मेरा वो फोकस करता है किस पे, क्वालिटी कंट्रोल ओवर फर्म लेवल। SA 220 मेरा फोकस करता है किस पे, क्वालिटी कंट्रोल एट इंडिविजुअल लेवल। राइट, ये मेरा बेसिक सा दोनों में फ़र्क है कि फर्म लेवल पे जब मैं कंट्रोल लगाने जाऊंगा तब मैं फर्म लेवल पे किस तरीके से कंट्रोल लगाऊंगा, SQC 1 के हिसाब से लगाऊंगा। बट जब मैं किसी एंटिटी की ऑडिट करूंगा, वो एंटिटी की ऑडिट मेरी ढंग से हो, कंट्रोल्स के साथ हो, तब मैं ऐसे 220 अप्लाई करूंगा। राइट, डन। यही मेरा यहाँ पे मेंशन्ड है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म लेवल, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरा फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, फर्स्ट पैराग्राफ मेरा ये बोलता है कि ऑडिट
मेरा क्वालिटी कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है इस मेरा फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग मैकेनिज्म मेरा क्वालिटी कंट्रोल मुझे बताता है कि ये क्यों है, राइट। इसके अंदर मेरा ऑडिट क्वालिटी के बारे में बताया है कि वो कितनी क्रूशियल है, कितना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, स्टेक होल्डर कितने डिपेंडेंट है, कि ऑडिट क्वालिटी हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑडिट क्वालिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर स्टेक होल्डर्स बहुत डिपेंड है ऑडिटर पे। स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं, मेरा इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो कि ऑडिटर के अश्योरेंस पे रिलाई करती है, राइट। यही मेरा मेंशन है, इट हेल्प टू क्रिएटिंग द ट्रस्ट इन यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पब्लिक एट लार्ज एट द स्टेक होल्डर हु रिले अपॉन द अश्योरेंस गिवन बाय द ऑडिटर। डन। देन मेरा जो हमने पढ़ा SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ। SQC1 क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म, ऐसे क्वालिटी कंट्रोल है फर्म के लिए जो कि मेरे परफॉर्म करते हैं ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। फर्म लेवल पे मेरी जितनी भी ऑडिट्स हुई हैं, जितना भी मेरा मैंने आज तक बैलेंस शीट्स वगैरह मेरी जितनी भी मैंने ऑडिट्स की हैं, उन सब की मेरी क्वालिटी कंट्रोल मेरा SQC1 डिफाइन करता है, कैसे मैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल बिल्ड करूँ। SA200 मेरा क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरा इंडिविजुअल लेवल पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। SQC1 applies at all engagement, deals with the quantity at firm level. SA220 deals with the audit at individual audit engagement. ये मेरा ये बोलता है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 3 बॉडीज़ हैं जिनका हमने फ्लो में डिस्कशन भी किया, हम लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे। जस्ट पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड नाफरा, विच इज़ ऑल्सो हेयर मेंशन, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये मेरा रिव्यू मैकेनिज्म है कि मेरा क्वालिटी कंट्रोल ढंग से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये 3 हमें रिव्यू कर सकते हैं, राइट। अब मैं आता हूँ मेरे आगे SQC1 पे। SQC1 मेरा फर्म लेवल पे एप्लीकेबल होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एलिमेंट्स पे आते हैं। एलिमेंट्स, सबसे पहला हमने एलिमेंट्स की बात की थी। मेरे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है SQC1 के अंदर कि वो फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल को एप्लीकेबल कर सके। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फर्म लेवल पे? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले, उसको कंटिन्यू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। HR की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी? परफॉर्मेंस को मैं कैसे रिव्यू करूँगा एंड मॉनिटरिंग में कैसे मॉनिटर करूँगा कि मेरा सारा का सारा क्वालिटी कंट्रोल को मैं मॉनिटर भी रखूँगा कि मेरा क्वालिटी कंट्रोल कंटिन्यूसली अप्लाई होता रहे। डन। एलिमेंट्स क्या हैं मेरे क्वालिटी कंट्रोल के? 6 एलिमेंट्स हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर की मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल्स की जितनी भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होंगे हम उसको डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट करेंगे फर्म में जो भी बंदा काम कर रहा है, एंड उसके फीडबैक भी टाइम टू टाइम हम कलेक्ट करेंगे। ये नीचे वाली लाइन में लिखे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक हमने SQC1 और SA220 के डिफरेंस पढ़ा कि SQC1 मेरा फर्म लेवल पे अप्लाई होता है, SA220 मेरा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है, राइट। हम ये क्यों ऑडिट क्वालिटी मेरा क्यों है? क्योंकि मेरा स्टेक होल्डर ऑडिट क्वालिटी चैप्टर मेरा क्यों है? क्योंकि मेरा स्टेक होल्डर का रिलायंस बहुत है ऑडिटर के अश्योरेंस पे, एंड उस अश्योरेंस के लिए हमें क्वालिटी भी उसी लेवल की देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रस्ट स्टेक होल्डर्स का बहुत है। स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं? हमारे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स, पब्लिक, जो भी हमारे पे रिलाई करके हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है किसी भी तरीके से, राइट। एंड इसका रिव्यू करने के लिए हमारे पास कौन है? 3 अथॉरिटीज़ है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड नाफरा। डन। उसके बाद हमने एलिमेंट्स पढ़े। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, एक्सेप्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो भी बनाएंगे इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे। डॉक्यूमेंट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे हर एक ऐसे पर्सन को जो कि फर्म में काम कर रहे हैं। डन 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 डन। अब मेरा नेक्स्ट आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म। मैं पहला एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी डिस्कस कर रहे हैं हम, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ फर्स्ट एलिमेंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर की क्या रिस्पॉन्स? सबसे पहले लीडर कौन है? अगर मैं कंपनीज की बात करूं
और फर्म की बात करूँ, कंपनीज में कौन लीडर होता है मेरा? CEO। फर्म में कौन लीडर होता है मेरा? मैनेजिंग पार्टनर, जो टॉप मोस्ट है, राइट, मैनेजिंग पार्टनर। तो मेरा लीडर कौन है? सबसे पहले कंपनीज की बात करूँ CEO, फर्म की बात करूँ मैनेजिंग पार्टनर। दे आर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनीथिंग हैपन इन द कंपनी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी कंपनीज के अंदर, इनकी फर्म के अंदर मेरा क्वालिटी इंश्योर करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, राइट। सच पॉलिसीज एंड, अभी इसमें स्टडी मेट के अंदर भी यही लिखा है, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड रिक्वायर द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर टू assume the ultimate responsibility of the firm system of quality control. They are the ultimate responsible person for the same. Done. अब मेरा इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो कैसे इंश्योर करेंगे कि मेरा लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कि वो कैसे इंश्योर करेंगे कि मेरी लीडरशिप क्वालिटी रहे। फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा, द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म असाइन करेगी कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट द कमर्शियल कंसिडरेशन इज डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। पहला पॉइंट मेरा क्या कहता है? पहला पॉइंट मेरा कहता है कि कमर्शियल कंसिडरेशन, कमर्शियल कंसिडरेशन मेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्वालिटी से। इसका मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब मेरे पास कोई भी सीए फर्म है, उसके पास किसी भी चीज़ का ऑडिट आता है, एंड ये मेरा एक पर्सन है जो कि मेरा मैनेजिंग पार्टनर है, राइट। उसके पास एक पर्सन गया ABC लिमिटेड, उसने बोला कि सर मेरी कंपनी का ऑडिट कर दो, और उस ABC लिमिटेड का जो CEO है या कोई भी पर्सन है वो इसका फ्रेंड है, राइट, एंड उसने बोला कि मेरा ऑडिट कर दो, मैं 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा। तो सिर्फ जो मेरे मैनेजिंग पार्टनर है वो इस 1 करोड़ को देख के उस ऑडिट को हाँ नहीं कर सकता। उसे उस कंपनी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि क्या मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ, मैं क्या इस कंपनी के ऑडिट में क्वालिटी दे सकता हूँ, क्या मेरे पास वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि मैं जो इस कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत क्वालिटी से इस कंपनी की ऑडिट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा जो प्राइमरी है स्टेक होल्डर ट्रस्ट, स्टेक होल्डर को हमारे पे ट्रस्ट कब होगा? जब हम उस कंपनी का ऑडिट एक इंडिपेंडेंस रूप में करेंगे, राइट। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कमर्शियल कंसिडरेशन, मेरा 1 करोड़ रुपए डो नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, मेरा क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। डन। सेकंड पॉइंट मेरा क्या कहता है? सेकंड पॉइंट मेरा ये कहता है कि द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर एड्रेस द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, compensation and promotion with regards to the personnel are designed to the demonstrate the firm overriding commitment to quality. सेकेंड पॉइंट मेरा क्या कहता है लीडरशिप के अंदर कि आपकी फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए जो कि रिवॉर्ड करे ऐसे पर्सन्स को जो ये काम सही से कर रहे हैं। मतलब कैसे पर्सन्स को? जो कि मेरी फर्म की क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, मेरे ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव करने में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे पर्सन्स का प्रमोशन नहीं कर सकते जो कि सिर्फ कंपनी में काम ला रहा है, जो कि सिर्फ दिन रात बैठ के काम कर रहा है, क्वालिटी का ध्यान ही नहीं रख रहा। हम ऐसे लोगों का प्रमोशन नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना है जो कि काम नहीं ला रहा तो कोई बात नहीं, जो एक टाइम पे 10 ऑडिट ना संभाल के एक ही ऑडिट संभाल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रहा है, उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना, हमें ऐसे लोगों का प्रमोशन करना है। तो यही लाइन इसमें लिखता है, फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन पर्सोनल्स आर डिजाइन टू डिमोन्स्ट्रेट द फर्म ओवरराइडिंग कमिटमेंट ऑफ द क्वालिटी। फर्म की जो क्वालिटी के लिए जो उसकी ओवरराइड कमिटमेंट है उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट मेरा क्या? फर्म के पास सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट इज क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। या जो हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रहे हैं उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के लिए मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्स भी होने चाहिए, राइट। सफिशिएंट रिसोर्स भी होना चाहिए। सफिशिएंट रिसोर्स से क्या मतलब है कि मैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो मैंने बना दिए बट उसको रिव्यू करने वाला कोई नहीं है, राइट। पॉलिसी बना दिया कि फर्म का ऑडिट क्वालिटी हमें इस तरीके से इंप्रूव करना है बट उसकी ट्रेनिंग देने वाला टीम में कोई नहीं है। हमें क्वालिटी रिव्यूअर को एक
हायर करना चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को मेंटेन रखे, मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो रखे। तो मेरे पास एक सफिशेंट रिसोर्स होने चाहिए ताकि मैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर सप्लाई कर सकूँ। राइट, फर्स्ट पॉइंट मेरा खत्म। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी विद इन द फर्म मेरा क्या कहता है? मेरा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है लीडरशिप अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लीडर की होती है। लीडर कौन होता है मेरा? कंपनीज के केस में CEO, फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म के अंदर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो है मेरा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड उनसे रहेगी। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? क्या क्या उनकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फर्म को लेके? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आएगी कमर्शियल कंसिडरेशन, डू नॉट ओवर रिटर्न द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। सेकंड कंसिडरेशन क्या रहेगा? चल ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगा, कमर्शियल कंसिडरेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, बट अगर मेरा उससे प्रमोशन ही ना हुआ तो मेरे लीडर्स क्या बोलते हैं? थमो, आपका प्रमोशन भी होगा। मैं फर्म में ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाऊंगा कि उन लोगों का भी प्रमोशन हो, उन लोगों की को भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो, उन लोगों को भी मैं अच्छा कंपनसेशन दूं जो लोग मेरा फर्म की ओवरराइडिंग कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी का ध्यान रख रहे हैं। चलो ये सब भी ध्यान रख लेंगे, लेकिन सर हम ध्यान रखेंगे कैसे? ध्यान कैसे रखेंगे? ध्यान ऐसे रखेंगे जो मेरे पास जब सफिशिएंट रिसोर्स होंगे, मैं आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दूंगा, तो उस तरीके से हम आपका ध्यान रखेंगे। राइट, तीनों पॉइंट मेरे कवर है। अगेन मेरे 3 पॉइंट कौन से हैं? पहले मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा कोई भी कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवर रिटर्न द वर्क क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। पॉलिसी एंड प्रोसीजर मेरा क्या कहता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन और परफॉर्मेंस ऐसे पर्सन के लिए भी होना चाहिए जो कि मेरा ओवरराइडिंग कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, एंड सफिशिएंट रिसोर्स मेरा होना चाहिए ताकि मैं मेरा लीडरशिप ताकि मैं मेरी SQC 1 के अंदर जो क्वालिटीज़ कंट्रोल लिखा हुआ उस पर मैं काम कर सकूँ। राइट, हाँ जी, तो मेरा सेकंड पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट मेरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉइंट का? अगर मैं बात करूँ, इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे ICAI के जो प्रोफेशनल एथिक्स कह लो या कोड ऑफ एथिक्स, ये मेरा कंप्लायंस, ये मेरा कंप्लाई है। मेरा इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मुझे ICAI के जो एथिकल रिक्वायरमेंट है मुझे उससे कंप्लाई करना है। कौन कौन सी मेरी ICAI की एथिकल रिक्वायरमेंट है? कोड ऑफ एथिक्स के अंदर मेरा क्या लिखा हुआ है जी? मेरा वही इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। मुझे इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, ऑब्जेक्टिविटी मेरी क्लियर होनी चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंसी होनी चाहिए मेरे अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि मैं कोई भी डेटा क्लाइंट का लीक ना करूं, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर इज़ माय मस्ट। ये 5 पॉइंट मेरे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखे हुए हैं जो कि मुझे कंप्लाई करने चाहिए किसी भी कंपनी का ऑडिट करने से पहले। ये 5 पॉइंट कैसे मैं कंप्लाई करूँगा, कैसे एम्फेसाइज करूँगा मैं इन 5 पॉइंट्स को? सबसे पहले मेरे अंदर ये 5 चीज़ें, जैसे मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये 5 चीज़ें कैसे आएंगी? मेरे लीडर्स के एक्शन से। अगर मैं बात करूँ लीडर्स एक्शन से, अगर मेरे लीडर्स के एक्शन, मेरे लीडर्स ऐसी टोन सेट करेंगे फर्म के रिगार्डिंग, फर्म के स्टैंडर्ड को ऐसा मेंटेन करेंगे, जैसे बिग 4 है, बिग 4 का स्टैंडर्ड ऐसा है कि भैया हर चीज़ एक प्रोसेस में होगी, हर चीज़ का मेरा वर्किंग पेपर होगा, हर चीज़ के मैं नोट्स बनाऊंगा, हर चीज़ के मैं शेड्यूल बनाऊंगा, कोई भी फिगर का मैं बिना वर्किंग पेपर के कुछ भी नहीं करूंगा। उन्होंने एक टोन सेट की हुई है, सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा हुआ कि मेरा फॉर्मेट ये रहेगा, मैं इसी फॉर्मेट के अंदर काम करूंगा। लीडर्स के एक्शन बोलते हैं कि मैं कितना इंटीग्रेटेड हूँ, कितना मैं ऑब्जेक्टिविटी में हूँ, कितने मेरे अंदर प्रोफेशनल कंपिटेंसी है, कितना मैं चीज़ों को कॉन्फिडेंशियलिटी रखूँगा, कितना मैं प्रोफेशनल रहूँगा, ये सब मेरा कौन डिसाइड करता है? एक लीडर्स के एक्शन। राइट, वो लीडर्स के एक्शंस के अलावा लीडर को क्या करना चाहिए? अपनी टीम को, लीडर्स के जब ये एक्शंस होंगे देन वो जो लीडर के एक्शन होंगे वही उनको ट्रेनिंग देगा टीम के अंदर कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ये 5 चीज़ें मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। राइट, देन वो ट्रेनिंग देने के बाद क्या करेगा? मॉनिटर करेगा या रिव्यू करेगा। क्या रिव्यू करेगा? कि मेरी टीम ये 5 चीज़ें फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। राइट, 4th पे क्या लिखेगा? नॉन कंप्लाइंस के साथ डील करने का प्रोसेस। अगर कोई मेरा ये 5 चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा तो मेरा नॉन कंप्लाइंस है। देन मैं क्या एक्शन लूँगा कि मेरी वो 5 चीज़ें आगे से लोग डील करें? मैं क्या नॉन कंप्लाइंस के केस में किसी को पनिश करूँगा, या मैं
क्या एक्शन लूँगा कि मेरी ये इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर मेरा मेंटेन रहे। यही बात मेरे एथिकल रिक्वायरमेंट के शुरू के पैराग्राफ में लिखी है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड्स द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। द शुड बी एम्फोसिस बाय किससे होंगे? एक्शन। फर्म का लीडर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वो कैसी ट्रेनिंग दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कोई नॉन कंप्लाइंस हो गई तो उसका ध्यान कैसे रख रहा है। डन। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्म के पास एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। ये सब तो हो गया इंडिपेंडेंस। फर्म मस्ट एस्टेब्लिश पॉलिसी टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस इज मेंटेन। एक ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए मेरी कि जिससे मेरी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। इंडिपेंडेंस क्या होती है कि मेरा कोई भी क्वालिटी, कोई भी मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। ऑडिट करने से पहले आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते, आप एक अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकते हो। आपका इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, राइट? इंडिपेंडेंस। अब इस केस के अंदर क्या होता है, फर्म्स क्या करती हैं? अब कोई इंडिपेंडेंट है या नहीं है उस केस का पता कैसे लगाती है? फर्म क्या कहती है? एनुअली डिक्लेरेशन लेती है फर्म के हर एम्प्लॉय से कि आप हमें ये डिक्लेयर कर दो कि मेरी फर्म में जितनी भी ऑडिट्स हैं, मैं जिन जिन का भी काम कर रहा हूँ, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। लिंक का क्या मतलब है कि मैं जिस भी ऑडिट कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा भाई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं बहुत इंडिपेंडेंट होकर उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे ये एनुअली डिक्लेरेशन चाहिए, राइट? तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस in all the engagement is founding requirement. The firm should establish a policy and procedure designed to provide a reasonable assurance of the firm its personnel maintain the independence with the code of ethics, right? Such policy and procedures should enable the firm. जो मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनेंगे इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, वो कैसे इनेबल करने हैं फर्म को? सबसे पहले फर्म कैसे इनेबल करेगी? वो जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बने हैं, भैया मेरा सबसे पहला काम है कम्युनिकेट कर दो सबको, राइट? कम्युनिकेट कर दिया मैंने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू पर्सनल कि भैया तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? मैं आइडेंटिफाई करूँगा एंड इवेलुएट करूँगा क्या ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस और ऐसे रिलेशन, ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस, आइडेंटिफाई इवेलुएट ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस, ऐसे रिलेशन जो कि मेरा थ्रेट करता है इंडिपेंडेंस को, एंड मैं उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लूँगा। या तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूँगा या मैं उसको रिड्यूस कर दूँगा बाय एन एक्सेप्टेबल लेवल। एंड इफ़ मैं उसको नहीं कर पाता तो मैं क्या करूँगा? विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। मैं एंगेजमेंट से विड्रॉल कर लूँगा, राइट? एट लीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसी फ्रॉम ऑल ओवर द पर्सनल रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। कोड की रिक्वायरमेंट है कि भैया मुझे सबसे एनुअली सबसे इंडिपेंडेंट रहना है। देन मेरा नेक्स्ट आता है थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। मेरा फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? फेमिलियरिटी थ्रेट इज़ नथिंग बट, फेमिलियरिटी थ्रेट का मेरा मतलब है कि मैं एक ही कंपनी की ऑडिट बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 5 या 6 या 7 साल से, 10 साल से कर रहा हूँ किसी कंपनी का ऑडिट में। सिर्फ एक ही पर्सन, फर्म के अंदर एक ही पर्सन है जो एक ही कंपनी का 10 साल से ऑडिट कर रहा है। नाउ ही इज़ फेमिलियर टू दैट कंपनीज पीपल, उनसे उनका इमोशनल कनेक्ट या जान पहचान बढ़ गई होगी। तो मेरा ये भी थ्रेट रहता है कि होता है ना कि मैं किसी भी कंपनी की ऑडिट करने जाता हूँ तो मेरा क्या रहता है कि अरे सर यार पिछली बार भी आप आए थे, चलो आपको घुमा के लाता हूँ, चलो खिला के लाता हूँ। एक ना एक टाइम पे इंसान भी फेमिलियरिटी में आ जाता है उस कंपनीज के साथ। तो मेरा ये इंश्योर है कि मुझे फेमिलियरिटी थ्रेट को भी एड्रेस करना है। मैं ये फेमिलियरिटी थ्रेट को, ये मेरा यूजुअली जो स्टैंडर्ड में लिखा है 7 ईयर्स से ज़्यादा एक भी पर्सन को एक ऑडिट, एक कंपनी की ऑडिट नहीं करनी चाहिए, 7 साल मैक्स, राइट? मेरा इसके अंदर भी यही चीज़ लिखी है। अगर मैं स्टडीमेट खोलूँगा, यूजिंग द सेम सीनियर पर्सन ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर ए प्री-लॉन्ग पीरियड में इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट? फर्म को एस्टेब्लिश करना चाहिए ऐसे क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करे सेफगार्ड टू एड्रेस दिस थ्रेट। वो कैसे करेगा? किस किस मैटर को? सबसे पहले हमें ये देखना है कि
हम फेमिलियरिटी थ्रेट मेरा मैं कैसे कंसीडर करूँगा कि मेरा फेमिलियरिटी थ्रेट है किस पे। सबसे पहला मेरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंगेजमेंट पे। नेचर ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड द एक्सटेंट टू विच इट इन्वॉल्व्स अ पब्लिक इंटरेस्ट। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, कहीं वो मेरी लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। अगर मेरी लिस्टेड कंपनी है तो भैया मैं फेमिलियरिटी थ्रेट मेरे लिए रहेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, स्टेक होल्डर ट्रस्ट, जो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट होता है। और उस केस के अंदर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि क्योंकि मेरा सीनियर पर्सन बहुत ही लंबे टाइम से एक ऑडिट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को फेमिलियरिटी थ्रेट का खतरा है। द लेंथ ऑफ द सर्विसेज ऑफ द सीनियर पर्सनल ऑन द एंगेजमेंट, दो चीज़ें रहती हैं, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, कहीं वो लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, एंड लेंथ ऑफ द सर्विसेज। इस बेस पे मैं मेरी फेमिलियरिटी थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये दो बेसिस मेरे रहेंगे, राइट। तो अभी मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि मेरा थर्ड है। अभी तक मैंने दो कवर कर लिए। लेट्स रिवाइज ओके। लेट्स रिवाइज द एलिमेंट्स ऑफ द क्वालिटी। सबसे पहले शुरू से आ जाओ। शुरू से हमने क्या पढ़ा, मेरे दो हैं क्वालिटी कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए दो स्टैंडर्ड है, SQC1 SA 220, राइट। SQC1 मेरा क्या है, क्वालिटी लेवल ऑफ द फर्म लेवल पे मैं क्वालिटी कैसे मेंटेन करूँगा, एंड इंडिविजुअल ऑडिट। SA 220 क्या कहता है, मैं इंडिविजुअल ऑडिट असाइनमेंट पे क्वालिटी कैसे मेंटेन करूँगा। ऑडिट क्वालिटी मेंटेन मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा स्टेक होल्डर का ट्रस्ट रहता है ऑडिटर के एश्योरेंस पे। मैं उस बेसिस पे मेरी क्वालिटी को मेंटेन करूँगा। मेरी क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए तीन बोर्ड्स हैं, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड मेरी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब मेरे एलिमेंट्स आते हैं। मेरे एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, मेरे एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स हैं। लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, राइट। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मेरी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी, मैं सबको डॉक्यूमेंट करूँगा और कम्युनिकेट करूँगा, एंड सबसे मैं फीडबैक कलेक्ट करूँगा कि मेरी पॉलिसी सबसे ज़्यादा सही है या नहीं है। सबसे बाद मेरा आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मेरी क्या आती है कि सबसे पहले लीडर कौन है, लीडर कौन हो सकता है, फर्म का CEO, मैनेजिंग पार्टनर। उनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। सबसे ज़्यादा क्या, उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद मैं कैसे इंश्योर करूँगा, एज ए लीडर में क्या क्या चीज़ें इंश्योर करूँगा। एज ए लीडर में 3 चीज़ें इंश्योर करूँगा। सबसे पहले मेरा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेरा कोई भी कमर्शियल कंसिडरेशन मेरे क्वालिटी ऑफ वर्क से ज़्यादा ना हो। उसके बाद मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जो मेरी क्वालिटी जो फर्म में जो ऐसे पर्सन है जो फर्म में ऑडिट में क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, मैं उनको क्या करूँगा, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करूँगा, उनको कंपनसेशन दूंगा, उनको परफॉर्मेंस भी दूंगा। एंड मेरा थर्ड पॉइंट क्या आता है कि मेरे पास ऐसे सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए ताकि मैं डेवलप कर सकूँ, डॉक्यूमेंट कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को। DDS, डेवलप, डॉक्यूमेंट, सपोर्ट, राइट। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट आता है एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट मेरा क्या कहता है कि मेरे ICI के अंदर कुछ ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हैं। कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, जिसका मुझे पालन करना होता है। उसका पालन कोई क्यों करेगा फर्म के अंदर, वो इसलिए करेगा क्योंकि उसका लीडर भी ऐसा होगा। एक्शंस ऑफ द लीडर, अपने लीडर से एक ऐसी टोन सेट करेंगे कि मेरे सारे फर्म के एम्प्लॉइज़ उन्हीं 5 पिलर्स पे काम करेंगे, राइट। एक्शंस क्या करते हैं मेरे, एक्शंस ऑफ द लीडर। मेरा लीडर के एक्शन से कुछ बात नहीं पड़ेगी भैया, उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, नज़र भी रखनी पड़ेगी, एंड कोई काम नहीं कर रहा तो नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग उसकी प्रोसेस भी बनानी पड़ेगी। नाउ मेरा इंडिपेंडेंस फैक्टर आता है। इंडिपेंडेंस मेरा बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। द फर्म के पास एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। इंडिपेंडेंस में कैसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में क्या होना, सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंस की जो मेरी कम्युनिकेट करूँगा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट में मेरे पर्सनल्स को। देन मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा एंड इवेल्युएट करूँगा। आइडेंटिफाई करूँगा एंड इवेल्युएट करूँगा, किसे आइडेंटिफाई करूँगा एंड इवेल्युएट करूँगा ऐसे सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप को जो कि मेरा थ्रेट है इंडिपेंडेंस का, एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड एलिमिनेट दोज थ्रेट टू रिड्यूस देम टू द एक्सेप्टेबली लो लेवल। एक्सेप्टेबली लो लेवल पे मैं उसको लेके आऊँगा। एटलीस्ट एनुअली मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूँगा कि भाई सारे तुम लोग इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। SQC1 ने मेरा एक इंडिपेंडेंस के बारे में बोला। SQC1 में एथिकल रिक्वायरमेंट ने मेरी 3 चीज़ों के बारे में बोला अभी तक, ठीक है। फर्स्ट इज माई प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बोला, एथिक के बारे में बोला। देन मेरा इंडिपेंडेंस के बारे में बोला। देन मेरा वो फेमिलियरिटी के बारे में बोल रहा है। फेमिलियरिटी के बारे में उसने बोला कोई भी सेम पर्सन ज़्यादा दिनों तक एक ही ऑडिट पे, ज़्यादा टाइम तक एक ही ऑडिट पे काम नहीं करना चाहिए। और मैं फेमिलियरिटी कैसे डिफाइन करूँगा, नेचर ऑफ एंगेजमेंट से कि मेरा पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं, और कितना पर्सन कितने टाइम से काम कर रहा है। आइडियली ये 7 ईयर से ज़्यादा एक ऑडिट पे नहीं होना चाहिए।
तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको हमने रिवाइज कर। हाँ जी, तो मेरा थर्ड एलिमेंट है नाउ माय थर्ड एलिमेंट इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो माय थर्ड एलिमेंट इज acceptance and continuance of CR, client relationship and specific engagement। ये मेरा एलिमेंट क्या कहता है SQC1 का, कि हमें कोई भी काम एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। पहली है मेरी इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। इंटीग्रिटी क्या है? दूसरा है मेरी खुद की कंपिटेंस क्या है? तीसरा है मेरा कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। डन। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मेरी इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट एंड प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, कोई भी काम जब मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे सबसे पहले क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं मैं ऐसे क्लाइंट का काम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिसका बहुत ही नेगेटिव फीडबैक है मार्केट के अंदर, ठीक है। कहीं मैं ऐसे क्लाइंट का सब काम तो नहीं कर रहा कि जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करना है, क्लाइंट वो काम क्यों करवा रहा है, राइट। दूसरा मेरा है कंपिटेंस। मैंने क्लाइंट के बारे में तो जान लिया, अब क्या मैं वो काम कर सकता हूँ? क्या मेरी कैपेबिलिटी, क्या मेरी औकात है उस काम को करने की? तो मैं अपनी कंपिटेंस भी चेक करूँगा। तीसरा है मुझे एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई भी करना पड़ेगा। जब मैं तीन चीज़ें सोच के मैं किसी भी काम को एक्सेप्ट करूँगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी चेक करने के लिए मैं क्लाइंट से किन किन चीज़ों के बारे में पूछूंगा। क्लाइंट से सबसे पहले मैं पूछूंगा कि उसकी बिज़नेस रेपुटेशन, मैं क्या चेक करूँगा क्लाइंट से कि उसकी बिज़नेस रेपुटेशन क्या है। उसकी बिज़नेस रेपुटेशन मतलब क्लाइंट्स जो प्रिंसिपल ओनर है, की मैनेजर रिलेटेड पार्टीज़ हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस है, जो भी वहाँ पे लोग हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, बिज़नेस रेपुटेशन क्या है, वो बिज़नेस को किस तरीके से देखते हैं। देन सेकंड मैं क्या देखूंगा कि मेरा क्लाइंट का ऑपरेशन, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस, क्लाइंट किस चीज़ के बिजनेस के अंदर है, किस चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। थर्ड मेरा पॉइंट रहेगा कि क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है, किसके रिगार्डिंग। भैया हमारे क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है। क्लाइंट के अंदर कौन आता है? मेरा प्रिंसिपल ओनर, स्कीम मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस टुवर्ड्स सच मैटर, अग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है हमारे काम को लेके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेके वो लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा BR, बिजनेस रेपुटेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा CO, क्लाइंट ऑपरेशन। तीसरा मैंने देखा एटीट्यूड, क्लाइंट का एटीट्यूड का है किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है जी। अब मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्लाइंट कहीं हमसे बार बार कंसर्न तो नहीं कर रहा कि मैं मेरी फ़ीस लो रखूं। क्लाइंट हमसे बार बार ये तो नहीं बोल रहा कि भैया इतनी फ़ीस क्यों ले रहे हो। सपोज़ कोई इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट आया है मेरे पास और क्लाइंट मुझे बोल रहे हैं कि सर हमें इंटरनल ऑडिट फोर्सफुली कराना पड़ रहा है क्योंकि हम कंप्लाइंस में आ गए हैं, राइट। कंप्लाइंस में आ गए हैं तो हमें अभी इंटरनल ऑडिट की नीड नहीं है, बट आप कर दो, आप सिर्फ मेरी रिपोर्ट इशू कर दो, कोई काम वाम चेक करने की नीड नहीं है और आप इस चीज़ के मुझसे 2 लाख रुपए साल का ले लो। आप कुछ भी चेक मत करो, सिर्फ आप रिपोर्ट दे दो हमें इंटरनल ऑडिट की क्लीन रिपोर्ट और आप इससे कम पैसे ले लो। तो मेरा क्लाइंट मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं कम फीस में लो क्वालिटी वाला काम करूँ। मेरा ये इम्पैक्ट भी हो सकता है कि वो अगर मुझे कम फीस दे रहा है तो इसका मतलब मेरा ये है कि मेरी काम की क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो मेरा ये फोर्थ पॉइंट ये कहता है लो फीस, राइट। इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क, कोई भी लिमिटेशन लगा दी मेरे काम पे। क्लाइंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, राइट। एंड रीजन ऑफ परपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। भाई पता लगा लास्ट फर्म के ऑडिटर को इन्होंने रीअपॉइंट ही नहीं किया, या फिर लास्ट फर्म के ऑडिटर ने कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी थी एंड जिसके चक्कर में उन्होंने उनसे लड़ाई करके उनसे निकाल दिया या रीअपॉइंट नहीं किया। उसका क्या रीज़न रहा है और अब ये हमें अपॉइंट कर रहे हैं। हमें ये सब रीज़न भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्लाइंट की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले। तो मेरे क्या क्या पॉइंट्स होंगे? सबसे पहले लेट्स रिकनेक्ट। सबसे पहला मेरा हम क्या पढ़ रहे हैं?
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मैं 3 तरीके से क्लाइंट के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले मैं क्लाइंट के बारे में जानूंगा, क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में जानूंगा। दूसरा मैं मेरी खुद की कॉम्पिटेंसी जानूंगा। तीसरा मैं कंप्लाइंस करूँगा एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं आया यहाँ से क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में जानने के लिए, राइट। क्लाइंट की इंटीग्रिटी में कैसे जानूंगा? भैया उसकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है, किसकी, क्लाइंट के ओनर की, मेरे की मैनेजरल पर्सन के, 2 चार्जफुल गवर्नेंस की, ठीक है। बिजनेस रेपुटेशन क्या है, वो किस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट। तीसरा उनका एटीट्यूड क्या है। चौथा कहीं वो मुझे बार बार फीस कम करने के लिए तो नहीं बोल रहे। पाँचवा उन्होंने कोई मेरे पे लिमिटेशन तो लगा दी। छठा वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तो नहीं है। सातवां कोई भी लास्ट जो ऑडिटर है उन्होंने उनको रिअपॉइंट क्यों नहीं किया, उसका रीज़न क्या है। इन सब बेसिस पे मैं बेसिकली डिसाइड करूँगा कि मुझे उस क्लाइंट का काम करना है नहीं करना। चलो सर, मैंने पहले इंटीग्रिटी चेक कर ली, इंटीग्रिटी टेस्ट में मैं पास हो गया, ठीक है। अब मुझे क्लाइंट तो अच्छा लगा। उसके बाद कॉम्पिटेंसी, मतलब मेरी औकात क्या है, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ, क्या वो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा फर्म के अंदर? फर्म पर्सोनल हैव नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड सब्जेक्ट मैटर। मैंने जिस क्लाइंट का काम एक्सेप्ट किया है, क्या मेरे पास वो उस काम के रिगार्डिंग मेरे पास नॉलेज है उस इंडस्ट्री की, राइट। क्या चलो नॉलेज भी है मेरे पास, क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्या मैंने उसका काम किया है। और चलो एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है उसका काम करने की। फर्म पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और द एबिलिटी टू गेन द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज इफेक्टिवली। क्या मैं उतना कैपेबल हूँ उसको काम करने के लिए। थर्ड पॉइंट मेरा क्या आता है? थर्ड पॉइंट मेरा आता है द फर्म हैज़ सफिशिएंट पर्सनल। मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ है उस काम को करने के लिए। पहले 3 पॉइंट मेरे स्टाफ से रिलेटेड ही हो गए अभी तक। अगर मैं देखूंगा मेरे पास स्टाफ कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। चलो नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है उसको काम करने के लिए, क्या मेरे पास प्रॉपर स्टाफ है, ठीक है। क्या मेरे पास एक्सपर्ट है इफ़ नीडेड, अगर मुझे हो किसी भी चीज़ के लिए मुझे कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्या मेरे बाहर एक्सपर्ट से लिंक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास काम एक्सेप्ट करने के लिए। देन इंडिविजुअल, क्या मेरे पास इंडिविजुअल मीटिंग द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आर अवेलेबल। मेरा ECQR एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, क्या मेरे पास ऐसे लोग हैं इंडिविजुअल मीटिंग द क्राइटेरिया जो कि क्राइटेरिया मीट करते हो मेरा, परफॉर्म द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे मेरा एप्लीकेबल है। ये मेरा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरा एप्लीकेबल होता है मेजरली लिस्टेड कंपनी पे। अगर लिस्टेड कंपनी है मेरा तो मुझे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी होना चाहिए मेरा विद इन द फर्म। क्या मेरे पास वो है? मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। द फर्म वुड एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। क्या मैं डेडलाइन में वो काम कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ रिलायंस क्लाइंट रिलेशनशिप। 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं क्लाइंट के बारे में जानूंगा, इंटीग्रिटी जानूंगा उसकी, देन मैं मेरी कंपिटेंस जानूंगा, देन मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से मेरा कंप्लाई करूँगा, ठीक है सर। मैं क्लाइंट के बारे में जानने गया। क्लाइंट की सबसे पहले मैंने क्या देखा? मैंने क्लाइंट का देखा बिजनेस रेपुटेशन क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो कितना अग्रेसिवली कंसर्न्ड है मेरी फीस को लो करने के लिए, वो मेरे पे कोई इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा, वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, और मेरा उन्होंने पिछली फर्म का रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया है। देन मेरा आता है नेक्स्ट पार्ट। चलो जी क्लाइंट तो ठीक है, अब मेरी क्या औकात है, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उस एक्सपीरियंस को करने की। द फर्म हैज़ सफिशिएंट पर्सनल, सफिशिएंट लोग हैं मेरी फर्म के अंदर काम करने के लिए। एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं अगर मेरे को नीड होगी। अगर मुझे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की नीड पड़ेगी जो कि लिस्टेड कंपनी के केस में पड़ती है, क्या मेरे पास वो हैं? क्या मैं डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम कंप्लीट कर सकता हूँ? इन 2 बेसिस पे मैं वो काम को एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है सर। अब मैं आगे आता हूँ। अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट है कोई भी, अगर इन 2 चीज़ों में मेरा कौन सी 2 चीज़ें, इंटीग्रिटी एंड मेरा कंपिटेंस, मुझे इन चीज़ों में है, तो मैं पहले ही इसको रिजोल्व कर लूँगा एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग, बिफोर रिजोल्व एक्सेप्ट बिफोर, ठीक है। इट शुड बी प्रॉपरली रिजोल्व बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट इफ़ एनी कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर। और अगर हमें एक्सेप्ट करने के बाद पता लगता है कोई ऐसी बात जो कि मुझे ऊपर पता नहीं लगी, ऊपर मैंने सब टेस्टिंग की, मुझे पता नहीं लगी, और बाद में मेरे सामने ऐसी चीज़ आती है अगर जो मेरे पास पहले आती, तो मैं एक ऑडिट कभी एक्सेप्ट या मैं क्लाइंट का काम कभी एक्सेप्ट करता ही ना।
अगर मेरे पास ये बाद में कभी आती तो मैं वो काम कभी एक्सेप्ट करता ही ना। द फर्म ऑब्टेन्ड द इन्फॉर्मेशन दैट वुड पोस्ट टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर। तो मैं क्या करूँगा कम्युनिकेट करूँगा किसको? द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अप्लाई टू द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फर्म टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट और इन सम केसेस रेगुलेटरी अथॉरिटी। तब मैं ये चेक करूँगा कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज़ को बताने की, किसको? जिसने मेरी अपॉइंटमेंट कराई है, एंड कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अगर फ्रॉड है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी मुझे बताना पड़ेगा। ये दो चीज़ें मैं चेक करूँगा। एंड मेरी पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग द असाइनमेंट। मैं मेरा पूरा का पूरा असाइनमेंट विड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अगर मैं मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किन 4 चीज़ों का ध्यान रखूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा विड्रॉल करने से पहले मेरा एप्रोप्रिएट एक्शन किसके साथ? मेरा एप्रोप्रिएट एक्शन में डिस्कस करूँगा मैनेजमेंट के साथ एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं क्या करूँगा? दूसरा पॉइंट मेरा होगा कि मैं अगर मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर मेरा ये कहता है कि मेरा विड्रॉल करना ज़रूरी है और मेरी कोई, मैं किसको कम्युनिकेट करूँगा 2 पर्सन्स को, किसको? मैनेजमेंट को और दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, अगर मैं विड्रॉल कर रहा हूँ। एंड अगर मेरी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो मैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट करूँगा। डन। एंड 4th पॉइंट मेरा क्या है? 3rd पॉइंट मेरा रेगुलेटरी को कम्युनिकेट करना होगा, 2nd पॉइंट मेरा मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना होगा, 4th पॉइंट मेरा आ गया कि मैं डॉक्यूमेंट करूँगा सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड कंक्लूजन। ठीक है, अगेन let's read from the statement. Policy and procedure on withdrawing from the engagement and both the engagement from the client relationship, address issue including the following. सबसे पहले मैं क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा appropriate level of the client management and those charged with governance, its governance regarding to appropriate the action to firm might take place on the relevant facts and circumstances। कि भैया आप अपनी गलती को सुधार लो, अगर आप ये चीज़ इंप्रूव नहीं कर सकते तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। अगर मैनेजमेंट मना करती है कि वो अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करने के लिए और मैनेजमेंट नहीं मानती है, तो वो क्या करेगा? डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट से दोज चार्ज विद गवर्नेंस से टू विड्रॉ। फिर वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा? डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से अप्रोप्रिएट एक्शन लो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। एंड उसको कम्युनिकेट किसको करेगा? क्लाइंट मैनेजमेंट को करेगा, राइट। कंसिडर करेगा कि उसे उस विड्रॉइंग का रीज़न, अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट कर देगा। एंड देन डॉक्यूमेंट करेगा सिग्निफिकेंट इशू को अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अगेन लेट्स गो ऑन द स्टार्टिंग। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा? लेट्स गो ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। पूरे चैप्टर में अभी हमने क्या पढ़ा? मज़ा आएगा। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर मेरे 2 आ गए, SQC 1, SA 220। SQC 1 मेरा क्या कहता है? फर्म। ये क्या कहता है? इंडिविजुअल। डन। देन मेरा ये क्यों होता है? स्टेक होल्डर ट्रस्ट के बेसिस पे। एंड इसको रिव्यू करने के लिए 3 अथॉरिटीज़ हैं, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड मेरी नाफरा। ठीक है, अब मेरा क्या आता है? एलिमेंट में मेरे कितने हैं? 6 हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, HR, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। हमने क्या किए? 3 पढ़ लिए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी किसकी होती है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरी CEO मैनेजिंग पार्टनर की। ठीक है, क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं बढ़ना चाहिए, किससे? क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ाएंगे सर, हमें क्या दोगे? हम आपको प्रमोशन देंगे, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे आपको प्रमोशन मिले। एंड मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए ताकि मेरी ये क्वालिटी मेंटेन रहे। ये मेरे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मेरा एथिकल क्या कहता है? एथिकल मेरा क्या कहता है? मेरा एथिकल क्या कहता है? लेट्स कम ऑन दिस।
एथिकल मेरा क्या कहता है कि मेरे एथिकल मेरी 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला मेरा ICI की कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा मेरा एथिक्स पे बात करता है, दूसरा मेरा किस पे बात करता है, दूसरा मेरी बात करेगा ये इंडिपेंडेंस पे, तीसरी मेरी बात करेगा ये फेमिलियरिटी। ठीक है, एथिक्स पे क्या बात करेगा, मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, मेरा सब कुछ मेंटेन रहे। वो कैसे मेंटेन रहेगा, मेरे लीडर के एक्शन से, मेरे लीडर ने क्या टोन सेट की है, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं मॉनिटर करूंगा एंड मैं प्रोसेस करूंगा कि कोई भी नॉन कंप्लाइंस हो रही है तो उसके रिगार्डिंग मैं एक प्रोसेस बनाऊंगा। उसके बाद मैं आ गया मेरे सेकंड पॉइंट पे, इंडिपेंडेंस पे। इंडिपेंडेंस के अंदर उसने क्या बोला कि फर्म की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंस बताए। वो पॉलिसी क्या करनी चाहिए, वो कम्युनिकेट करनी चाहिए क्लियरली किसको, पर्सनल्स को, कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। एंड देन मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा, इवेलुएट करूँगा क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप जो कि मेरी थ्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस को, या तो मैं उनको क्या करूँगा, एलिमिनेट करूँगा, या मैं रिड्यूस करूँगा एक्सेप्टेबली लो लेवल के अंदर। और अगर नहीं होता तो मैं उसका विड्रॉल कर लूँगा उस असाइनमेंट से, मैं उस असाइनमेंट को नहीं करूँगा। एटलीस्ट एनुअली मुझे क्या लेना चाहिए, WR लेना चाहिए। देन मेरा क्या आता है, फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट मेरा क्या कहता है कि मेरा सेम सीनियर पर्सोनल कोई भी लंबे टाइम तक ऑडिट पे काम नहीं करना चाहिए। वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा, नेचर ऑफ असाइनमेंट से, मेरा पब्लिक इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है, एंड द लेंथ ऑफ द सर्विसेज मेरी कितनी है, 7 साल से ज़्यादा आइडियली नहीं होनी चाहिए। देन मेरा क्या आता है, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड वाला एलिमेंट मेरा आता है एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूस। में 3 तरीके से एक्सेप्ट करूँगा, इंटीग्रिटी पे, कंपिटेंस पे, कंप्लाइंस एथिकल वर्ड। इंटीग्रिटी में कैसे चेक करूँगा, मैं क्लाइंट का सबसे पहले बिजनेस रेपुटेशन चेक करूँगा, देन मैं ऑपरेशन चेक करूँगा उसका किस में है, देन मैं उसका एटीट्यूड चेक करूँगा किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। क्या वो मेरी फीस कम तो नहीं कराना चाह रहा, क्या वो मुझसे इनअप्रोप्रिएट कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या उसके पास ऐसा रीज़न है जो कि वो मेरा जो पिछले ऑडिटर का उसने रीअपॉइंटमेंट नहीं किया। उसकी चेक करने के बाद ठीक है जी, क्लाइंट ओके, तब मैं क्या करूँगा, मेरी औकात चेक करूँगा। पहले 3 लेवल औकात के क्या है, स्टाफ के, क्या मेरे पास प्रॉपर नॉलेज है, क्या प्रॉपर नॉलेज का स्टाफ है, क्या मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ है, क्या मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस का स्टाफ है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो क्या उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो उस काम को हैंडल कर ले, क्या मेरे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, क्या मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल है, अगर कल कोई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की ज़रूरत पड़ गई जो कि लिस्टेड कंपनी के केस में पड़ती है, क्या मैं उसको करवाने के लिए मेरे पास ऐसा होगा, और अगर ये सब भी है तो क्या मैं एंगेजमेंट टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चलो जी, ये दोनों भी है। अब उसके बाद कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है जो कि मुझे बाद में पता लगता है कि अगर मेरे को ये पहले पता होता तो मैं कभी वो एक्सेप्ट करता ही ना। तो मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, मेरी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं चेक करूँगा कि मुझे इस केस के बारे में किस किस को बताना चाहिए, मैनेजमेंट को बताना चाहिए, रेगुलेटरी और अथॉरिटी को बताना चाहिए, एंड मेरी पॉसिबिलिटी क्या है विड्रॉ करने की। अगर मेरी पॉसिबिलिटी है विड्रॉ करने की तो मैं सबसे पहले विड्रॉ करने से पहले डिस्कस करूँगा किससे, मैनेजमेंट से एंड गवर्नमेंट प्रॉपर अथॉरिटी से मैं डिस्कस करूँगा कि भैया ये सब चीज़ें हैं, आप इसको सुधार लो, वरना मैं ये चीज़ें फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे आप ये चीज़ों को इम्प्रूव करो। अगर वो नहीं करते तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो मेरा अप्रोप्रिएट रीज़न ऑफ द विड्रॉल मेरे को क्लाइंट को देना पड़ेगा, मेरे को रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना पड़ेगा, एंड उसका मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मेरा अभी तक का जो भी मैंने पढ़ा, मैंने उसको दोबारा क्विकली रिवाइज कर लिया। मेरा 4th पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स, HR। तो HR का मेरा क्या काम होता है, HR का काम होता है H2F, हायरिंग टू फायरिंग। बेसिकली मेरा HR ऐसे काम करता है, ठीक है। अब मेरा SQC1 के रिगार्डिंग HR का क्या काम है। SQC1 के रिगार्डिंग हम इस तरीके से समझते हैं, हमारे HR का इसमें ये काम रहेगा कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, जो भी हमारे पास एंगेजमेंट आ रहा है, उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट पर्सन हो। तो जब भी मैं कोई भी एंगेजमेंट मेरे पास आएगा, मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट पर्सन उस एंगेजमेंट के लिए है या नहीं है। उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज़ होनी चाहिए मेरे SQC1 के अंदर HR के रिगार्डिंग, राइट। HR की पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा मेरा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस एंड प्रमोशन प्रोसेस, मेरी ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। द फर्म शुड एस्टेब्लिश द पॉलिसी एंड प्रोसीजर,
जो कि मुझे रीजनेबल अश्योरेंस दे दैट द सफिशिएंट पर्सोनल विद द कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट टू द एथिकल प्रिंसिपल टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट। उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, राइट, जो कि काम कर सके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेरा सच पॉलिसीज़ मेरी क्या क्या होंगी, रेलेवेंट टू द रिक्रूटमेंट मेरा होगा, उसके अंदर कंपनसेशन होगा, ट्रेनिंग होगी, करियर डेवलपमेंट होगा एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वगैरह मेरा उसमें सारा कवर होगा। अब मेरी फर्म शुड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। फर्म असाइन करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एंगेजमेंट की एंगेजमेंट पार्टनर की। भाई ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टनर की होती है, आर्टिकल और मैनेजर की नहीं होती, ठीक है। द फर्म एस्टेब्लिश पॉलिसी, जो भी पॉलिसी करेगी उस पॉलिसी के अंदर मेरे क्या 3 पॉइंट है जो रिक्वायर्ड होंगे, उस पॉलिसी में मेरा क्या मेंशन होगा, टू आइडेंटिफाई। वो क्या पॉलिसी क्या आइडेंट करेगी कि मैं आइडेंटिफाई करूँ, क्या आइडेंटिफाई करूँ, रोल आइडेंटिफाई करूँ ऐसे एंगेजमेंट पार्टनर को और उसके रोल को, किसके रोल को, एंगेजमेंट पार्टनर के रोल को, एंड वो आइडेंटिफाई करूँ एंगेजमेंट पार्टनर को और उसके रोल को, एंड कम्युनिकेट करूँ किसको, क्लाइंट को, कि आपका असाइनमेंट ये पर्सन मेरा हैंडल करने वाला है। टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, कम्युनिकेटेड टू द की मेंबर ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। सेकंड पॉइंट मेरा क्या रहेगा, एंगेजमेंट पार्टनर जो मैंने आइडेंटिफाई किया है उसके अंदर मेरी कैपेबिलिटीज़, कंपिटेंसी एंड अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म हो। मेरा वो टाइमली सब चीज़ें परफॉर्म करें। एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर मैं ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरा एंगेजमेंट पार्टनर क्या हो, अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी हो, कंपिटेंसी, अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म द रोल, टाइमली वो सारी चीज़ों को करे। तीसरा मेरा पॉइंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर क्लियरली डिफाइंड। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की क्लियरली मैं डिफाइन करूंगा उस पॉलिसी के अंदर, जिसके अगेंस्ट में मैं जिस एंगेजमेंट के अंदर मैं उस एंगेजमेंट पार्टनर को हायर कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी डिफाइन होंगी, राइट। तो मेरा एचआर का पॉइंट ये कहता है, अगेन एचआर का पॉइंट मेरा क्या कहता है, एचआर का पॉइंट मेरा ये कहता है कि फर्म के पास ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए जो कि रीजनेबली अश्योर करे कि मैं कोई भी अगेंजमेंट एक्सेप्ट करूँ, मेरे पास प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ वाला पर्सन होना चाहिए। और उस पॉलिसी के अंदर मेरा क्या क्या एड्रेस करेगा, वो पॉलिसी मेरी कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए मेरी रेलेवेंट इशूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एटसेट्रा का मुझे ध्यान रखना होगा। और मेरी पॉलिसी वो क्या इंडिकेट करेगी कि सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करूँ किसको, क्लाइंट को, क्या कि मैंने आइडेंटिफाई किया ऐसा एंगेजमेंट पार्टनर को, राइट। उसके बाद में जो मैंने एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट आइडेंटिफाई किया उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा वो कैपेबल है या नहीं है, कॉम्पिटेंस है या नहीं है, टाइमली काम करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस काम के रिलेटेड मुझे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी एंगेजमेंट पार्टनर को क्लियरली, कम्युनिकेट मुझे उसे करना पड़ेगा क्लियरली। ये मेरा एचआर का पॉइंट कवर कंप्लीट हो गया। ओके, now start with our fifth point, which is engagement performance। मेरी परफॉर्मेंस किससे आएगी, मेरी परफॉर्मेंस आती है कंसिस्टेंसी से। मेरी क्वालिटी किससे आएगी, कंसिस्टेंसी से। जब मैं किसी भी काम को लेके कंसिस्टेंट होऊंगा, चाहे मैं वो ऑडिट में हूँ, चाहे मैं वो मेरी किसी भी फील्ड में हूँ, पर्सनल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर मैं अपनी पढ़ाई के अंदर क्वालिटी लाना चाहता हूँ तो मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब हम आते हैं SQC1 पे। SQC1 मेरा क्या कहता है कि मेरी कंसिस्टेंसी कब आएगी, मेरी कंसिस्टेंसी आएगी जब मैं अपनी टीम को क्या करूँगा, ब्रीफ करूँगा किस बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। मैं उनको प्रोसेस बताऊँगा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का, मैं प्रोसेस इम्प्लीमेंट करूँगा ट्रेनिंग्स का, मैं मॉनिटर करूँगा, मेथड ऑफ रिव्यूइंग कर देखूँगा कि मैं कैसे रिव्यू करने वाला हूँ, एंड मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन करूँगा। इससे मेरी क्या आएगी, मेरी कंसिस्टेंसी आएगी। यही मेरी पैराग्राफ में लिखी हुई है कि कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी कब आएगी मेरी, जब मैं ब्रीफ करूँगा एंगेजमेंट टीम को अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, सुपरविज़न एंड ट्रेनिंग दूंगा, रिव्यू करूंगा उनका काम को एंड डॉक्यूमेंट करूंगा। तब मेरी क्वालिटी के अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, तब मैं मेरी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी ला सकता हूँ। ठीक है, चलो सर कंसिस्टेंसी ले आया, मैंने दिमाग लगा के काम कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, मुझे कोई ऐसे चैप्टर है, मुझे कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही तो आप क्या लो, कंसल्टेशन लो।
कंसल्टेशन आप कैसे ले सकते हो, विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, आप कहीं से भी कंसल्टेशन ले सकते हो, राइट। यही मेरा इसमें लिखा है कि डिफ़िकल्टी अगर आ रही है तो कंसल्टेशन लो ऐसे मैटर्स पे। किससे लो, विद इन इंडिविजुअल और आउटसाइड द इंडिविजुअल पे एक्सपर्टीज़ आप ले सकते हो, ठीक है। वो एक्सटर्नली भी हम कंसल्ट कर सकते हैं, हम उसके एक्सटर्नली भी एडवांटेजेस ले सकते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब मेरा आता है EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरा आता है। अब मुझे ये कराना ज़रूरी होता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मुझे क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ECQR के सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये मैंडेटरी होता है किसके लिए, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, राइट। एंड मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए। ये मेरा रिव्यू कंप्लीट होगा जब भी मैं कोई मेरी एंगेजमेंट कंप्लीट करूँगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइजेशन से पहले मेरा रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड जो रिव्यू कर रहा है वो पर्सन मेरा एंगेजमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। ECQR मेरा मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनीज़ के केस में, एंड मैं इसको कंप्लीट करूँगा मेरी ऑडिट कंप्लीशन से पहले। मैं रिव्यू कराऊँगा मेरा काम किसी भी क्वालिटी कंट्रोलर से कि मैंने ये काम ढंग से किया है या नहीं किया। देन मैं वो मेरा जो पर्सन है EQCR, वो मेरा कोई भी ऑडिट का पार्ट, ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं EQCR कब कराऊंगा, जब मैं सिग्निफिकेंट जजमेंट है मेरी कोई भी एंगेजमेंट में, मैं उसको क्या करूँगा, रिव्यू कराऊंगा EQCR से, जो भी मैंने जजमेंट्स लिए हैं मेरे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और अगर अदर देन नॉन लिस्टेड कंपनी है, वो मेरा रिव्यू किस पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट पे। लिस्टेड के लिए तो मेरा कंपलसरी है, दैट इज श्योर। अगर मेरा नॉन लिस्टेड है, उसमें मुझे रिव्यू कराना है या नहीं कराना, वो मेरा डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जजमेंट्स पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट पे। मेरा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट है और कितना मेरा रिस्क है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने EQCR से रिव्यू करा लिया, अब मेरा पार्टनर है, पार्टनर ने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद EQCR ने भी ओके कर दिया, कल को पता लगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट में कोई गलती निकल गई, तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी एंगेजमेंट पार्टनर की ही होगी कि तूने क्वालिटी इंश्योर नहीं की। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मेरी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की ही रहने वाली है। यही चीज़ मेरी यहाँ पे मेंशन है, द रिव्यूअर डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। EQCR मेरा मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। अदर एंगेजमेंट्स के लिए मैं क्राइटेरिया देखूंगा। क्राइटेरिया मेरा क्या है कि मैं डिपेंड करता है मेरा कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क पे। डन, हमने डिस्कस कर लिया। अब मेरा क्या क्या कंसिडरेशन होगा, EQCR मेरा क्या क्या रिव्यू करेगा। आओ यहाँ पे देखते हैं EQCR मेरा क्या क्या रिव्यू करेगा। सबसे पहले वो क्या रिव्यू करेगा, इंडिपेंडेंस। भैया तुम जिसकी ऑडिट कर रहे हो, तुम इंडिपेंडेंट हो ना, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। इंडिपेंडेंस मेरा होना हर एक टीम मेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस में रिव्यू करूँगा। एंगेजमेंट टिप शुड विलेज द फर्म इंडिपेंडेंस। फर्म की इंडिपेंडेंस मैं सबसे पहले देखूँगा। फिर मेरा दूसरा पॉइंट क्या आएगा, मैं सारे रिस्क देखूँगा जो भी मेरे आइडेंटिफाइड हो हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड उसका मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया। सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भैया मैं रिस्क देखूँगा जो भी मेरे आइडेंटिफाइड हुए हैं, क्या वो मेरा, मैं उसका रिस्पॉन्स देखूँगा सारा का सारा। जजमेंट्स जितनी भी मेरी बनी है मैं उस सबको रिव्यू करूँगा, राइट। देन मैं देखूंगा कि जो मैं जहाँ मुझे अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी, मैंने वहाँ अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली, और जहाँ पे मेरा डिफरेंस आया ओपिनियन के अंदर, क्या मैंने वहाँ पे उसको रिजोल्व किया, राइट। देन मैं क्या करूँगा, सिग्निफिकेंट डिस्पोजल एंड करेक्शन देखूंगा, किसमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई जो भी हुई है, जितनी भी मेरी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उस मिस स्टेटमेंट का मैं डिस्पोजल एंड करेक्शन देखूंगा कि मैंने किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया, या मैंने किस तरीके से उस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट किया, राइट। इसको सिंपल से समझने का तरीका है कि जितने मेरे ऑडिट पॉइंट्स बने उसको मैंने कैसे रिजोल्व किया और कैसे मैंने आगे फर्दर प्रोसीड किया, राइट। ऐसा कोई मैटर है जो मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था मैनेजमेंट का 2-4 गवर्नेंस के साथ, वो मैं देखूंगा कि मेरा पूरा का पूरा मैंने कम्युनिकेट किया है नहीं किया। मैं देखूंगा मेरे वर्किंग पेपर जो भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो वर्किंग पेपर उसी वर्क से रिलेटेड है जो हमने परफॉर्म किया है,
राइट, एंड उसी सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड है जो हमने लिए हैं। मेरे वर्किंग पेपर भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने काम किया है, जो मेरे पॉइंट्स हैं उन सब के मेरे पास वर्किंग पेपर होने चाहिए, एंड मेरे जजमेंट से रिलेटेड मेरे पास पूरा वर्किंग पेपर होना चाहिए, एंड मैं अप्रोप्रिएटनेस चेक करूँगा रिपोर्ट इशूज़। डन। अगेन मैं किन किन चीज़ों को कंसिडरेशन करूँगा, EQCR मेरा क्या क्या चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले इंडिपेंडेंस, देन मैं क्या करूँगा, रिस्क देख लूँगा, आइडेंटिफाइड एंड रिजोल्व कैसे हुआ मेरा वो रिस्क, राइट। उसके बाद मैं क्या देखूँगा, जजमेंट देख लूँगा कि मेरी जितनी भी जजमेंट अराइज हुई हैं। देन मैं क्या करूँगा, मिस स्टेटमेंट मेरी जितनी हुई हैं वो उसका मेरा डिस्पोजल और करेक्शन मेरा कैसे हुआ। डन। मेरे जो मैटर कम्युनिकेट होने चाहिए थे मैनेजमेंट को, पॉइंट्स मेरे सारे के सारे कम्युनिकेट हुए हैं या नहीं हुए, मैं वर्किंग पेपर चेक कर लूँगा, एंड मैं अप्रोप्रिएटनेस रिपोर्ट की चेक कर लूँगा। डन। एंगेजमेंट कंट्रोल रिव्यूअर मेरा पार्टनर भी हो सकता है और अदर देन द फर्म भी हो सकता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा फर्म के बाहर का भी हो सकता है, बट मेरा जो EQCR है वो मेरा ऑडिट टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्टिविटी जो है इसकी वो रिव्यू की है। अब तो ये वही बात होगी, जिसने काम किया वही रिव्यू कर रहा है, तो मेरा ये गलत है। मेरा सब चीज़ें अलग होनी चाहिए, इस पर लिखा हुआ ECQR अदर देन द फर्म भी हो सकता है। एंड एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लिस्टेड एंटिटी टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए रिव्यूअर की उसे अलग रहना पड़ेगा, उसे पार्टिसिपेशन मेरा डिसीजन मेकिंग के अंदर अवॉइड करना पड़ेगा हर किसी कॉस्ट पे, उसे इन्वॉल्व नहीं होना। हाँ, वो किसी चीज़ में कंसल्टेशन दे सकता है ताकि मेरी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, वो इन सब चीज़ों में कंसल्टेशन दे सकता है ताकि मेरी ऑब्जेक्टिविटी, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, डिटेल्ड ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं होगा, बट वो मेरी कंसल्टेशन देके इस चीज़ का ध्यान रखे मेरी ऑब्जेक्टिविटी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिव्यू करना किसको, काम को, मेन पार्टनर के काम को रिव्यू करना, उसकी वो चीज़ हर्ट नहीं होनी चाहिए। डन। ठीक है। और मेरी पॉलिसीज़ भी ऐसी ही होनी चाहिए जो कि मेरे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की एबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी रिव्यू को इम्पेयर ना करे। डन। यही सब चीज़ें घुमा फिरा के वही सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। डिफरेंस इन ओपिनियन, अब मेरा डिफरेंस आ गया। मान लो EQCR कुछ और कह रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ कह रहा है, दोनों की बात मैच नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं बात को मैच करूँगा एंड रिजोल्व करूँगा। अगर ये दोनों की नहीं बन रही आपस में, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड पर्सन को जो कि इक्वल टू कैपेबल है EQCR के इन्वॉल्व करूँगा, एंड जो वो बोलेगा वो मैं सही मान लूँगा। यही चीज़ लिखी हो, डिफरेंस इन ओपिनियन। एंगेजमेंट पार्टनर उसमें आ गया, इफ़ नॉट रिजोल्व हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो लाइक कंसल्टेशन होता अनदर प्रैक्टिशन ऑफ द फर्म एंड द प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडी में किसी और की कंसल्टेशन ले लूँगा। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन आ गया अगला मेरा पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन मुझे 60 दिन के अंदर फ्रॉम द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे 2 और मोर रिपोर्ट्स हैं एक ही असाइनमेंट की, तो हम हर रिपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन को हम उन दोनों रिपोर्ट को अलग मानेंगे, ए रिपोर्ट, बी रिपोर्ट, उन दोनों की साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज़ के अंदर मैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करूँगा। पॉलिसी एंड प्रोसीजर मोर देन 60 डेज़ में मुझे कंप्लीट करना चाहिए। जहाँ पे 2 ऑडिट रिपोर्ट है, ईच रिपोर्ट वो सेपरेट को मानूंगा एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं उसकी साइनिंग करूँगा। अब मुझे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए मेरे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। उस डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या करेंगे, किस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, शुड रिक्वायर क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उनको एक ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने, प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करेगा। सबसे पहले मैं क्या डॉक्यूमेंट करूँगा, EQCR का प्रोसीजर, कि उसने कैसे मेरा रिव्यू किया। द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज़ बीन परफॉर्म्ड। रिव्यू कैसे परफॉर्म्ड हुआ उसका सारा प्रोसीजर मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगा। एंड मैं ये डॉक्यूमेंट करूँगा कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया। देन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। एंड थर्ड चीज़ मैं क्या डॉक्यूमेंट करूँगा कि मेरा जो रिव्यूअर है, जो मेरा EQCR है, वो ऐसी किसी चीज़ से अवेयर नहीं है जिसकी वजह से वो ओके ना कर सके रिव्यू को। मतलब घुमा फिरा के लाइन लिखी हुई है कि मतलब EQCR मेरा सेटिस्फाइड है कि सब चीज़ें ओके हैं। द रिव्यूअर इज़ नॉट अवेयर बाय द एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर दैट वुड कोज टू रिव्यूअर टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एंगेजमेंट टीम मेड ए कंक्लूजन दे हैव रीच्ड वर नॉट अप्रोप्रिएट। उसके पास कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, मतलब सब चीज़ें ओके हैं, जिससे वो ये कह सके कि जो भी वो कंक्लूजन पे पहुँचे हैं इस रिपोर्ट की वो अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब सब कुछ ओके है, घुमा फिरा के वही चीज़ लिखी हुई है। डन।
देन मैं डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है मेरी, प्रॉपर्टी होती है किसकी, ऑडिटर की। बट ऑडिटर अपने डिस्क्रिशन पे प्रोवाइड कर सकता है मैनेजमेंट को, बट क्या चीज़ का वो ध्यान रखेगा कि उसकी वैलिडिटी अंडरमाइन ना हो, वर्क जो उसने काम किया वो उसकी वैलिडिटी को इम्पैक्ट ना करे। वो इस कंडीशन पे डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्लाइंट को मैनेजमेंट को दे सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मुझे कब तक संभाल के रखनी होती है, 7 साल तक। 60 दिन के अंदर मुझे कंप्लीट रखनी होती है। 7 साल से मिनिमम 7 साल तक मुझे रखना पड़ता है, नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। 7 साल तक मुझे संभाल के उसको रखना पड़ेगा। नाउ अगेन चलो शुरू से चलते हैं। अब फटाफट इस चैप्टर को हम शुरू से देखते हैं, हमने शुरू से अभी तक पढ़ा क्या। राइट, SQC 1 SA 220। SQC 1 किस पे लगता है, फर्म पे। ये किस पे लगता है, इंडिविजुअल पे। ठीक है, फर्म के अंदर लगता है। हम उसके बाद क्या पढ़ा था कि मेरा क्यों SQC 1 अप्लाई हुआ, क्योंकि मेरे स्टेक होल्डर बैठे हैं। स्टेक होल्डर में मेरा कौन आता है, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। वो किस पे ट्रस्ट करते हैं, ऑडिटर के एश्योरेंस पे। वो सब किस पे ट्रस्ट करती हैं, मेरे ऑडिटर के एश्योरेंस पे। ठीक है, अब ऑडिटर के एश्योरेंस पे ट्रस्ट करती है तो ऑडिटर का एश्योरेंस में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मेरे पास क्या है, 3 बोर्ड्स हैं, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड मेरा नाफरा। ये सब इंश्योर करते हैं कि वो सब चीज़ें मेरी इंश्योर हो। डन। उसके बाद मेरा SQC के क्या आते हैं, एलिमेंट्स। यार क्या हो रहा है, एक सेकंड जस्ट। उसके बाद मेरे SQC के क्या आते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, HR, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। मैंने लीडरशिप कर लिया, एथिकल कर लिया, एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएशन कर लिया, HR कर लिया, एथिकल परफॉर्मेंस कर लिया। लीडरशिप मेरा कौन होते हैं, लीडर कौन होते हैं मेरे, CEO, एंगेजमेंट पार्टनर। राइट, इनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी फर्म में क्वालिटी मेंटेन करने की। ये कैसे मेंटेन करेंगे, ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें मेरी 3 चीज़ें होंगी कि मेरा कोई भी ऐसी कमर्शियल कंसिड्रेशन नहीं होनी चाहिए जो कि मेरी हाई हो क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म से। डन। दूसरा मेरा क्या इंश्योर मैं करूँगा, दूसरा मैं इंश्योर करूँगा कि ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी, मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊँगा जिससे मैं उन लोगों को भी प्रमोशन दूँ जो लोग क्वालिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तीसरा, मेरे पास सफिशेंट रिसोर्स होने चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। मैं हायर करूँगा क्वालिटी रिव्यूअर को जो ट्रेनिंग देगा एंड ये सब चीज़ें करेगा। ठीक है, इसके अंदर मेरा थर्ड पॉइंट के अंदर क्या था, DDS, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेरा सपोर्ट करे क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन की पॉलिसी एंड प्रोसीजर को। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा मेरा क्या आ गया, एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर मेरे क्या आते हैं, कोड आते हैं। कोड के अंदर मेरे क्या था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सब मैं कैसे करूँगा, जब मेरा लीडर स्ट्रॉन्ग होगा। लीडर मेरा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, लीडर्स के एक्शन से पता लगता है कि एक्शन कैसे हैं। सिर्फ एक्शन से पता नहीं लगता भैया, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। स्टाफ को ट्रेनिंग दूंगा तो मैं मॉनिटर भी करूँगा, मॉनिटर करूँगा तो मैं पॉलिसी भी बनाऊँगा नॉन कंप्लाइंस की। डन। उसके बाद मेरा क्या आता है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस मेरी क्या होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए, मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में इंडिपेंडेंस में मेरी क्या चीज़ आती है कि सबसे पहले मेरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट करे इंडिपेंडेंस को, किसको, मैनेजमेंट को, कि भैया हमारी इंडिपेंडेंस भी एक मेन फैक्टर है। दूसरा मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करूँगा कैसे सर्क्यूमस्टांसिस को एंड ऐसे थ्रेट्स को, ऐसे रिलेशनशिप को जो कि मेरा थ्रेट करता है इंडिपेंडेंस को। राइट, टेक मैं देन मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूँगा, एलिमिनेट करूँगा, रिड्यूस करूँगा, नहीं हो रहा तो मैं एंगेजमेंट विड्रॉल कर लूँगा। ठीक है, एटलीस्ट मैं एनुअली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूँगा कि भैया तुम लोग अपनी टीम से कि तुम लोग सारे इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। उसके बाद मेरा क्या आता है, फैमिलिटी थ्रेट आता है। फैमिलिटी थ्रेट के अंदर मैं क्या चीज़ चेक करूँगा कि मेरा कोई भी सेम बंदा लॉन्ग टाइम से किसी भी सेम ऑडिट पे काम ना करे। वो सेम टाइम कितना हो सकता है, शुड बी 7 ईयर्स इज मैंशनड। राइट, उसके बाद में क्या होता है, मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर 2 चीज़ें करती हैं। मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि वो बंदा फैमिलियर है या नहीं है, 2 फैक्टर्स पे। एक तो नेचर ऑफ द असाइनमेंट, एंगेजमेंट, कि वो लिस्टेड कंपनी का है या नहीं है। दूसरा मेरा टाइम, कितने टाइम से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द सर्विसेज। डन। तीसरा पॉइंट मेरा आता है एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस वाला। एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस में मेरी 3 चीज़ें पड़ी हैं। फर्स्ट चीज़ मेरा क्या है, इंटीग्रिटी चेक कर लूँगा मैं किसकी, क्लाइंट की, कि ये मेरे लायक है भी या नहीं है। उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, कॉम्पिटेंस,
कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ। तीसरा मैं क्या करूँगा, एथिकल मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट बनती है। इंटीग्रिटी मैं कैसे चेक करूँगा, सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा उसका बिज़नेस रेपुटेशन क्या है, कि उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। देन मैं उसका एटीट्यूड चेक करूँगा। एटीट्यूड किसके अगेंस्ट में चेक करूँगा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है जी। मैं ये चेक करूँगा कि वो मेरी फ़ीस तो कम नहीं करवाना चाह रहा बार बार। मैं चेक करूँगा कि क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। मैं चेक करूँगा कि कोई उम्र पे लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा। मैं चेक करूँगा कि उसने पिछले ऑडिटर को क्यों निकाला। डन। उसके आगे मैं आता हूँ कि मेरी खुद की औकात क्या है, मैं खुद कितना उसके लायक हूँ या नहीं हूँ। कॉम्पिटेंसी चेक करूँगा। मेरी कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए मैं क्या देखूँगा, कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए मैं अपने अंदर स्टाफ देखूंगा। पहले स्टाफ को मैं 3 तरीके से देखूंगा। क्या मेरे पास नॉलेजेबल स्टाफ है, क्या मैं नॉलेजेबल, मेरे पास ऐसे पर्सन हैं, क्या मेरे पास एक्सपीरियंस बंदे हैं। चलो एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं, क्या वो कैपेबल हैं कि वो उस चीज़ को काम हैंडल कर सके। क्या मेरे पास सफिशेंट स्टाफ है, सफिशेंट पीपल हैं, राइट, सफिशेंट पर्सोनल है या नहीं है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है। देन मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास अगर कल को EQCR की रिक्वायरमेंट पड़ गई मेरी, तो वो लिस्टेड कंपनी के केस में एप्लीकेबल होती है जो, क्या मेरे पास ऐसे पर्सन हैं। देन मैं क्या करूँगा कि मैं अपना टाइम पे काम कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी क्या चीज़ आती थी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के अंदर, कि मेरा कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मान लो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिससे मुझे पता लगता है कि अगर मुझे पहले पता होती तो मैं ये ऑडिट कभी एक्सेप्ट ही ना करता। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा किसको, मैनेजमेंट को या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को, अगर रिक्वायरमेंट है लीगल लॉ की तरफ से। देन मैं क्या करूँगा, पॉसिबिलिटी देखूँगा उस काम की विड्रॉ करने की है या नहीं है। इफ़ यस तो 4 पॉइंट क्या है, अगर मेरी पॉसिबिलिटी है तो मैं सबसे पहले मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा, भैया मैं इस रीज़न से ये काम छोड़ रहा हूँ, आप इस काम को अगर आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं करूँगा। अगर मान लो उन्होंने कह दिया कि हम तो ये करेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूँगा। किसको, मैनेजमेंट में जिसने मुझे अपॉइंट किया है, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँगा। देन मैं क्या करूँगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दूँगा इफ़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। देन मैं क्या करूँगा, सबको डॉक्यूमेंट कर लूँगा, जो भी मुझे इशू आया वो मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगा। ठीक है जी, मेरा पॉइंट भी कवर हो गया। अब मैं आता हूँ HR पे। HR के अंदर मेरे क्या पॉइंट थे कि HR को एक ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए जो कि मेरी कम्युनिकेट करेगी क्लाइंट को जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा मेरा असाइनमेंट। क्या कम्युनिकेट करेगी कि भैया हमने आपके असाइनमेंट के लिए इस एंगेजमेंट पार्टनर को इनफ कैपेबिलिटीज़ के साथ देखा है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कम्युनिकेट करेगी की मेंबर ऑफ द क्लाइंट को। देन मैं क्या करूँगा, जो मैंने एंगेजमेंट पार्टनर देखा मैं चेक करूँगा कि उसके अंदर मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है HR की पॉलिसीज़ के अंदर। देन मैं क्या करूँगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंगेजमेंट पार्टनर को उसको मैं क्लियरली क्या करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा। देन मेरा आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, 5th पॉइंट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर मेरी क्या चीज़ें थी, सबसे पहले अगर मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं मेरी टीम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं अपनी टीम को क्या ज्ञान दूंगा कि भैया आपकी ऑब्जेक्टिविटी का। देन मैं आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगा, एंगेजमेंट सुपरविज़न का ध्यान रखूंगा, मॉनिटर करूंगा एंड देन मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा। ठीक है। उसके बाद भैया आप कंसिस्टेंसी पे तो सर हम ध्यान दे लेंगे, बट हमें क्या आने लगी, डिफ़िकल्टी आने लगी, भैया तुम कंसल्टेशन ले लो विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म, आप कैसे भी ले सकते हो। देन मेरा आ गया EQCR का रोल। EQCR मेरा क्या है, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी होता है, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी होता है एंड मुझे जजमेंट्स के बेसिस पे EQCR का रिव्यू कराना इंपॉर्टेंट या नेसेसरी होता है। EQCR क्या क्या रिव्यू करेगा, EQCR फर्म की इंडिपेंडेंस चेक करेगा। देन वो क्या करेगा कि सब लोग फर्म में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देन वो क्या करेगा, रिस्क आइडेंटिफाइड जितने हुए हैं वो सारे के सारे कैसे रिजोल्व हुए। देन वो क्या चेक करेगा, जजमेंट सारी सही से मेड की गई हैं या नहीं की गई। देन वो क्या करेगा, क्या चेक करेगा, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन उन्होंने लिया है या नहीं जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। देन वो क्या चेक करेगा, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को हुआ है या नहीं हुआ, किन के रिगार्डिंग, सिग्निफिकेंट मैटर के रिगार्डिंग। देन वो क्या चेक करेगा, जो मेरे वर्किंग पेपर हैं वो वर्किंग पेपर मेरे उसी के वर्किंग पेपर है जो हमने वर्क परफॉर्म किया और जो जजमेंट ली है। देन मैं क्या चेक करूँगा, अप्रोप्रिएटनेस, जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट की अप्रोप्रिएटनेस है। देन मेरा EQCR क्या हो सकता है, फर्म के अंदर का भी पर्सन हो सकता है, बाहर का भी पर्सन हो सकता है। EQCR मेरा ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। हाँ, उनको वो कंसल्ट कर सकता है बट सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्टिविटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। राइट, द फर्म पॉलिसी, और फर्म के अंदर ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जो कि EQCR की ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर ना होने दे। इस तरीके से फर्म की। अब ओपिनियन के अब आते हैं हम ओपिनियन पे। ओपिनियन मेरा अगर ओपिनियन डिफ़र कर गया EQCR
एंड एंगेजमेंट पार्टनर का। अब इन दोनों में से डिफर करके तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कि मैं इंटरनली मैटर सुलझा लूँ। अगर इंटरनली नहीं समझ रहा तो मैं थर्ड पर्सन को, थर्ड प्रैक्टिशियन को इन्वॉल्व कर लूँगा। देन मैं क्या आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन मेरी 60 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए आफ्टर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड इसके अंदर मेरा एक चीज़ थी, अगर मेरी 2 और मोर ऑडिट रिपोर्ट जा रही है तो मैं हर एक ऑडिट रिपोर्ट को इंडिविजुअल असाइनमेंट मानूंगा और हर एक की ऑडिट की साइनिंग के बाद 60 दिन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दूंगा। एंड मेरी ये 7 साल तक मैं डॉक्यूमेंटेशन रखूँगा, मिनिमम 7 ईयर्स मुझे कीप करनी पड़ेगी अपने पास। एंड मैं डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज़ की करूँगा AQCR के अंदर? 3 चीज़ों की करूँगा। सबसे पहले जो प्रोसीजर किसका? मेरा क्वालिटी रिव्यू का सारा प्रोसीजर मैं क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट करूँगा। एक मैं डॉक्यूमेंट क्या करूँगा कि मेरे टाइम से पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया। तीसरा मैं क्या रिव्यू करूँगा कि जो मेरा AQCR है वो उसको सब लगता है कि सब कुछ सही है, अनरिजोल्व मैटर कुछ नहीं है, वो अनअवेयर है सब चीज़ों से। इस चीज़ का मैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? क्लाइंट की, राइट। एंड वो किसको अवेलेबल करा सकता है? क्लाइंट को, सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन पे, जिससे उसकी काम की वैलिडिटी पे फ़र्क ना पड़े। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, 5 पॉइंट। हार्डली हमें 5 मिनट लगे इसको रिवाइज़ करने में, और हमें इसी तरीके से ऑडिट को रिवाइज़ करना है, इसी तरीके से हमें ऑडिट को पढ़ना है, इसी तरीके से हमें ये सब कुछ याद रहने वाला है। हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे हमें टाइम लगेगा, दूसरी बार में उससे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में उससे भी कम टाइम लगेगा, चौथी बार में आपके टिप्स पे हो जाएगी। आपको हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करना है, हर चैप्टर का एक फ्लो बनाना है, राइट। डन। नाउ लेट्स कम टू द next point, which is our last point of SQC1, is 6 point monitoring. हमें अब इतना सब कुछ हमने झंझट बना तो लिया, लीडरशिप ये वो, अब हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे? मॉनिटरिंग हम करेंगे फॉलोइंग फैक्टर्स के बेस पे। किस किस फैक्टर के बेस पे मॉनिटरिंग करने वाले हैं? मॉनिटरिंग करते हम क्या क्या ध्यान करेंगे कि जो भी हमने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाए हैं, जो भी मेरे क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम का हमने किया है, वो अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड है और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या मैंने अप्रोप्रिएट एक्शन लिए, क्या मैंने एक्शन लिए विच, ताकि मैं उसकी डेफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकूं। जो मैंने डिज़ाइन की थी वो मेरी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया। एंड मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ उसको और इम्प्रूव करने के लिए, सेकंड पॉइंट मेरा ये हो गया। जो भी मेरी न्यू अमेंडमेंट्स हुई पॉलिसी के अंदर, थर्ड पॉइंट अमेंडमेंट्स आती हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर, क्या वो मैंने मेरी पॉलिसी के अंदर अपडेट की? डन। चौथा, मैं उसको रिव्यू करूँगा, कंडक्ट मॉनिटरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द फर्म, कि मैं पूरा का पूरा मॉनिटरिंग रखूँगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड क्या चीज़ें वो कैसे कर रहा है। देन 5वां पॉइंट मेरा डीलिंग विद द कंप्लेंट्स। 6 पॉइंट मेरा जो भी कंप्लेंट्स आती है मेरी नॉन कंप्लाइंस के रिगार्डिंग, मैं उससे कैसे डील करता हूँ। 6 पॉइंट मेरा टेकिंग रेमेडियल एक्शन, कि मैं एक्शन क्या लेता हूँ जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल को कंप्लाई नहीं कर रहा। पहले मेरी कंप्लेंट आई, फिर अब मेरा मॉनिटरिंग के अंदर क्या आया? 6 पॉइंट बने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, राइट। पॉलिसी एंड प्रोसीजर मेरे एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है? एप्रोप्रिएट नहीं है तो मैंने क्या एक्शंस लिए? डन। उसके बाद मैं क्या देखूँगा? मेरी अमेंडमेंट्स कवर हैं या नहीं है? ठीक है, मैं मॉनिटरिंग करूँगा। अमेंडमेंट किस में? जो भी मेरी अमेंडमेंट्स आई हैं रेगुलेटरी में, क्या वो मैंने पॉलिसी के अंदर अपडेट कर दी मेरी? देन मैं क्या करूँगा? मॉनिटरिंग करूँगा। देन मैं क्या करूँगा? डील करूँगा कंप्लेंट से, जो भी नॉन कंप्लाइंस से रिलेटेड है, एंड एक्शंस लूँगा जिन्होंने नॉन कंप्लाइंस नहीं लिया उनके केस। ये मेरा मॉनिटरिंग भी कंप्लीट। तो अगेन मेरा SQC1 कंप्लीट हो गया। SQC1 को अगर मैं शुरू से देखूँ, ये मेरा फर्म लेवल पे अप्लाई होता है। आई नो थोड़ा इरिटेटिंग है, बट हाँ ऐसे ही याद होगा। इस वीडियो के बाद सिर्फ आपको इस चैप्टर को 10 से 15 मिनट देना है, आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। SQC1 फर्म लेवल पे होता है। एंड लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मेरे 3 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से? मेरी फर्म के ओवरराइड कमिटमेंट वाला पॉइंट हो गया कि, एंड दूसरा मेरा फर्म का मैं प्रमोशन उनको दूंगा जो क्वालिटी पे ध्यान देंगे, एंड मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट आ गई मेरी। देन मेरा HR आ गया। देन मेरा एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टीन्यूअस आ गया। देन मेरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आ गया। देन मेरा मॉनिटरिंग आ गया। डन। इस तरीके से मेरा सारा का सारा SQC1 कंप्लीट हो गया।
होप आपको समझ में आया होगा कि हमें ऑडिट को पढ़ना किस तरीके से है। स्टडी मेट से भी हम ऑडिट को आसानी से पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ तोड़ना है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या चीज़ हमारे काम की, हम बहुत ईजिली इसको पढ़ सकते हैं। SQC1 मेरा कंप्लीट। तो अब मैंने SQC1 कंप्लीट कर लिया। अब मेरी बारी आती है ऐसे 220 की। मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीटेड है जो कि हमने SQC1 में अच्छे से पढ़ ली, रिपीट ली, सब चीज़ें सेम है। अब मैं ऐसे 210 पे आता हूँ जो मेरा ऑडिट एंगेजमेंट, इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। ये मेरा किस पे लगता है? फर्म पे। हमने अगर ये पढ़ लिया तो ये कुछ भी नहीं है अब हमारे लिए, ये बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएगी। बेस्ड ऑन द SQC1 जो भी हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए हैं, अब उसको क्या करना है? अप्लाई करना है हमें इंडिविजुअल ऑडिट पे। किसके अंडर? ऐसे 220 के अंदर। वहाँ पे मेरा कौन रिस्पॉन्सिबल था पूरी की पूरी SQC1 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए? मैनेजिंग पार्टनर। यहाँ पे मेरा कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसे 220 के अंदर? एंगेजमेंट पार्टनर। जो उस एंगेजमेंट से रिलेटेड, जो उस ऑडिट से रिलेटेड है, मेरा वो पार्टनर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी मेरी क्वालिटी मेंटेन हो। राइट। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 220 का? कि जो मेरी ऑडिट है वो मेरी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग हो, एंड मेरी रिपोर्ट हो एप्रोप्रिएट। यही मेरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरी जो ऑडिट है वो मेरी प्रोफेशनल लीगल के हिसाब से हो, एंड जो मेरी रिपोर्ट है वो मेरी एप्रोप्रिएट हो। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? सेम एलिमेंट्स हैं जो हमने वहाँ पढ़े थे SQC1 में। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूअस, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। कुछ नहीं है, सेम ही है, HR ही है। HR ही है मेरा। एंगेजमेंट टीम का असाइनमेंट भी HR ही है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, यही 6 पॉइंट हमने ऊपर पढ़े थे, यही 6 पॉइंट मेरे नीचे हैं। अब मेरा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों रिवाइज करेंगे। अब इसके साथ साथ हम डिफरेंस बनाएंगे, SQC1 क्या कहता था एंड मेरा ऐसे 220 क्या कहता है। साथ के साथ कंप्लीट करते चलेंगे इसको। यहाँ पे वहाँ पे हमारा लीडर कौन था? CEO एंड MD, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी SQC1 एंड 220। ठीक है। वहाँ पे मेरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? CEO MD की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। यहाँ पे मेरी मैनेजिंग, यहाँ पे मेरी ऑडिट पार्टनर या कह लो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंट्रोल की रिगार्डिंग लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजमेंट पार्टनर इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अब मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरा कमर्शियल कंसिड्रेशन ओवरराइड नहीं करेगा किसको? क्वालिटी ऑफ द वर्क को। मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊँगा जो मेरे क्वालिटी वाले लोग हैं उनको भी परफॉर्मेंस, उनकी भी मैं प्रमोशन दूँ उनको। एंड मैं क्या करूँगा? मेरे पास सफिशेंट रिसोर्स होने चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। 3 चीज़ें बोलता था। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मेरा जो इम्पोर्टेंस कैसे आएगी ऑडिट क्वालिटी के अंदर, हमें ऐसे काम करना है वर्क कंप्लाइड। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? अभी हमने जो 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं कि मैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करूँ। सेम पॉइंट, परफॉर्म वर्क विद द कंप्लायंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैं काम करूँ, ये मेरी पहली लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्लाई करूँ किसके अकॉर्डिंग? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कौन सी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के अकॉर्डिंग? जो मैंने SQC1 में बनाई है। डन। कंप्लाई कर लिया जी, परफॉर्म कर लिया। परफॉर्म पहला क्या कर लिया मैंने? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर लिया। देन मैं क्या करूँगा? इशू करूँगा ऑडिट रिपोर्ट जो मेरी एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। क्या बात होगी यार, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। 4th पॉइंट मेरा क्या है? एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज द कंसर्न विदाउट फियर। हाँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पार्टनर की कि वो अपनी टीम को इतना फियरलेस बनाए कि कोई भी पॉइंट है वो विदाउट एनी फियर, कोई विदाउट एनी कंसर्न के वो पार्टनर तक लेके जाए। डन। ये तो मेरी होगी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, जो मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी होगी लीडरशिप के अंदर। देन मेरा क्या है? द फैक्ट दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल दैट द परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट।
पहला पॉइंट मेरा कंप्लीट है। SQC1 मेरा क्या कहता था, CEO MD, ये मेरा क्या कहता है, एंगेजमेंट पार्टनर, वो मेरा क्या कहता था, कमर्शियल कंसिडरेशन मेरा कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा काम को, जो भी ऐसा करेगा मैं उसको प्रमोशन दूंगा, एंड मैं मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। 220 मेरा क्या कहता है, दो चीज़ें कहता है कि मेरी जो फैक्ट है, जो मेरा एसेंशियल है परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, क्वालिटी मेरी एसेंशियल है। एंड वो इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मेरा काम, जो मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडिट क्वालिटी क्या है कि जब मैं काम करूंगा वो मैं पहले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था कि मैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में मेरा काम, लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में मेरा काम करूं, मैं अपनी रिपोर्ट को ढंग से इशू करूं, अप्रोप्रिएट इशू करूं, कंप्लाई करूं SQC1 के अंदर जो पॉलिसीज बनी थी मेरी उनको, एंड मेरी टीम को मैं इतना फियरलेस बनाऊँ कि वो बिना किसी कंसर्न के मेरा पॉइंट रेज कर दें। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है, सेकेंड पॉइंट मेरा है एथिकल रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट मेरा है SQC1 के अंदर था, एंड मेरा SA 220 के अंदर भी सेम है, एथिकल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले SQC1 का रिवाइज कर लें। SQC1 में क्या था एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर, एथिकल रिक्वायरमेंट, चलो पहले SA 220 के बारे में पढ़ते हैं। SA 220 मेरा एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, मेरे 2 पॉइंट बोल रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में। मुझे SQC1 मेरा क्या बोलता है, अगेन इससे मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको SA 220 में क्या क्या पॉइंट्स है। SQC1 मेरा क्या बोलता है, मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स जैसी। कोड ऑफ एथिक्स में क्या था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये मेरा कैसे आएगा, लीडर की टोन से, ठीक है। लीडर की टोन से कैसे आएगा, एक्शंस ऑफ द लीडर से। वो एक्शन से काम नहीं चलेगा भैया, ट्रेनिंग भी दो, ट्रेनिंग से काम नहीं करेगा, मॉनिटर भी करो, मॉनिटर से काम नहीं करेगा, नॉन कंप्लाइंस के लिए पॉलिसी भी बनाओ, ठीक है। पहला तो मेरा आ गया कोड ऑफ एथिक्स। दूसरा मेरा क्या था, इंडिपेंडेंस, कि मेरा फॉर्म के अंदर इंडिपेंडेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस पॉलिसी क्या कम्युनिकेट करेगी, किसे क्लियरली कम्युनिकेट किसे करेगी, रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करेगी किसको, पर्सोनल को जो फॉर्म में काम कर रहे हैं। एंड दूसरा मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा एंड इवेलुएट करूँगा क्या, सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप, कि मैं जो मेरा थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो मेरा या तो रिड्यूस हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, विड्रॉल कर लूँगा। डन। थर्ड पॉइंट मेरा क्या कहता था, थर्ड पॉइंट मेरा कहता था फैमिलियरिटी थ्रेट, राइट। फैमिलियरिटी क्या है, यूजुअल पर्सन, कोई भी लंबे टाइम तक किसी भी एक ऑडिट पे काम नहीं करना चाहिए। मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं है, 2 पॉइंट थे। एक नेचर ऑफ असाइनमेंट पे लिस्टेड है या नहीं है, दूसरा मेरे को उसका टाइम कितना हो गया काम करते को, यूजुअली 7 साल का टाइम लिखा हुआ है। ये 3 चीज़ें मेरी SQC1 बात करता था, कोड ऑफ एथिक्स, इंडिपेंडेंस एंड मेरा फैमिलियरिटी थ्रेट। मेरा ऐसे 220 सिर्फ 2 चीज़ों पे बोलता है, इंडिपेंडेंस पे ही। ऐसे 220 सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, इंडिपेंडेंस, कि मैं क्या करूँगा इंडिपेंडेंस के अंदर। सेम पॉइंट है मेरा, आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड उसको रिड्यूस करूँगा एक्सेप्टेबली लो लेवल पे। मेरे पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करे एंड रिड्यूस करे एक्सेप्टेबली लो लेवल पे, एंड रिपोर्ट करे एंगेजमेंट पार्टनर को। रिपोर्टिंग एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा विद इन द फर्म कि ये मेरे आइडेंटिफाई हुए हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिस पे हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है और ये एक्टिविटी हमें एलिमिनेट करनी है फ्यूचर के लिए भी, ताकि मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो। यही 2 पॉइंट मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइडेंटिफाई द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एलिमिनेट एंड रिड्यूस टू द एक्सेप्टेबली लो लेवल। देन मैं रिपोर्ट करेगा, जो भी मुझे मिला मैं रिपोर्ट करूँगा मेरी टीम को कि मेरे पास ये इशू आया है, निकल के रिपोर्टिंग बताएंगे तो रेलिवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट एक्शन may include the eliminating the activity interest that creates the threat and withdrawing the audit engagement. Withdrawal is legally permitted. अगर वो नहीं होता तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। लीडरशिप मैंने डिस्कस कर लिया SQC1 ऐसे 220 का, एथिकल डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट मेरा कहता है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टीन्यूअस। SQC1 क्या कहता है, ऐसे 220 क्या कहता है। SQC1 क्या कहता था, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड कंप्लाइंस। इंटीग्रिटी में मैं क्या क्या चेक करूँगा, क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करूँगा ना। क्या क्या पॉइंट्स थे मेरे, बिजनेस इंटीग्रिटी के अंदर बिजनेस रेपुटेशन देख लूँगा, नेचर ऑफ बिजनेस देख लूँगा, क्लाइंट मेरी फ़ीस कम तो नहीं करा रहा, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, मेरे पे इम्प्लीकेशन तो नहीं लगा रहा, लास्ट ऑडिटर की रिपोर्ट देख लूँगा मैं कि लास्ट ऑडिटर को क्यों रिमूव किया, ये सब पॉइंट्स मैं देखता था, राइट। देन कॉन्टीन्यूटी में मैं क्या देखता था,
स्टाफ देखता था मेरा, स्टाफ क्या है, नॉलेजेबल है या नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कैपेबल है या नहीं है, मेरे पास सफिशेंट है या नहीं है, मेरे पास एक्सपर्ट है या नहीं है, मेरे पास EQCR के लिए बंदा है या नहीं है, मैं रिपोर्ट को टाइमली दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। इनके अलावा मेरा क्या पॉइंट था कि मेरे पास कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट करने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन रेज होगी जो मुझे पहले पता होती तो मैं ऑडिट विड्रॉ कर लेता। मैं क्या करूँगा, उसको कम्युनिकेट करूँगा मेरा ये मैटर किसको, मैनेजमेंट को, और अपॉइंटमेंट जिसने मेरा किया उसको, या फिर लीगल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसको। देन मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कम्युनिकेट करने के बाद मैं पॉसिबिलिटी चेक करूँगा कि मुझे इस पॉइंट की वजह से जो मेरा निकल के आया अभी, क्या मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करना पड़ेगा तो मेरे 4 पॉइंट होते थे। कौन कौन से पॉइंट होते थे? 4 पॉइंट मेरे ये होते थे कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा मैनेजमेंट के साथ कि भैया मेरा, अगर आप इस पॉइंट को रिजोल्व कर सकते हो तो मैं कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं कर सकते तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। अगर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से इसको नहीं मानता तो मैं क्या करूँगा, 2 लोगों को रिपोर्ट करूँगा जिसने मेरा अपॉइंटमेंट किया है कि मैं भैया विड्रॉल कर रहा हूँ, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर कोई बनती है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, एंड 4th पॉइंट में मैं क्या करता था, डॉक्यूमेंटेशन कर लूँगा उस चीज़ का। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था SQC 1 के अंदर। ऐसे 220 के अंदर कुछ भी नहीं है, वही सब पॉइंट एक एक लाइन में लिखा हुआ है। बिल्कुल सेम का सेम SQC 1 जैसा है, सारा का सारा डिट्टो है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं सारी क्लाइंट से लूँगा, एंड इंटीग्रिटी चेक करूँगा उसकी सारी की सारी, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। 4th पॉइंट मेरा क्या है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। SQC 1 में हम इसको बोलते थे HR, ऐसे 220 में मैं बोलता हूँ असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। दोनों का काम सेम है, मुझे ऐसे पर्सन लेके आने हैं जो कि HR को क्या है, जो कि कम्युनिकेट करेगा। सबसे पहले HR के 3 पॉइंट कौन से थे, जो वो कम्युनिकेट करेगा किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट को क्या कम्युनिकेट करेगा कि हम इस पर्सन को, एंगेजमेंट पार्टनर को आपके ऑडिट के लिए रख रहे हैं। देन वो क्या करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर में ये चेक करेगा कि वो क्या वो मेरा कैपेबल है तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देगा कि आपको ये ऑडिट ऐसे ऐसे करना है। HR का ये काम रहता था। ऐसे 220 के अंदर सेम मेरा किया हुआ है कि मैं ऐसे बंदे को लाऊंगा जो कि कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल है, एंगेजमेंट अकॉर्डिंग द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। 3.5 मेरा आ गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। SQC 1 क्या बोलता है मेरा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, और ऐसे 220 क्या बोलता है। SQC 1 क्या बोलता है मेरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट मेरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस लगाते में क्या आता है, कंसिस्टेंसी। परफॉर्मेंस किससे आती है, कंसिस्टेंसी से, राइट। कंसिस्टेंसी के अंदर मेरी क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, जब मैं मेरी टीम को क्या बताऊंगा, ज्ञान दूंगा ऑब्जेक्टिविटी का। उसको बताऊंगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं उसको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना सिखाऊंगा, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, मैं उनके काम को रिव्यू करूँगा और मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। इस तरीके से मेरी कंसिस्टेंसी आएगी। एंड देन मेरा क्या था, डिफ़िकल्टी। अगर मुझे, चलो सर कंसिस्टेंसी तो आ गई, अब मुझे डिफ़िकल्टी आ रही तो कि भैया कंसल्टेशन ले लो विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म। डिफ़िकल्टी वाला मेरा कंसल्टेशन ले लो। देन मेरा कौन आता था, EQCR। लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी था लाना। अदर देन लिस्टेड के लिए मैं जजमेंट बेस्ड डिसाइड करूँगा और नेचर ऑफ असाइनमेंट के बेसिस पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे उसके लिए रखना है या नहीं रखना। EQCR क्या क्या चेक करेगा, फर्म की इंडिपेंडेंस चेक करेगा सबसे पहले। देन मैं सिग्निफिकेंट रिस्क चेक करूँगा। देन मैं जजमेंट चेक करूँगा। देन मैं कम्युनिकेशन चेक करूँगा, जो कि मेरी मैनेजमेंट को होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं हुई। जो भी मेरी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, क्या वो सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट जो भी आइडेंटिफाई हुई है एंगेजमेंट के टाइम पे, क्या वो सही हुई है या नहीं हुई है। देन मेरा मैटर जो भी कम्युनिकेट होने चाहिए थे वो मेरे सही से हुए हैं नहीं हुए। वर्किंग पेपर मेरे ढंग से मेंटेन हुए हैं नहीं हुए हैं। अप्रोप्रिएटनेस चेक करूँगा मैं ऑडिट रिपोर्ट की। ये मेरा EQCR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। EQCR कौन हो सकता था, फर्म के इनसाइड भी और आउटसाइड का भी बंदा हो सकता था, लेकिन EQCR ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं हो सकता था, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी इश्यूज़ हमें आते थे। देन डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर ओपिनियन में डिफरेंस आता है किसके, EQCR और ऑडिटर के, तो क्या करूँगा, या तो मैं रिजोल्व करूँगा, रिजोल्व नहीं हो रहा तो मैं थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके उसको ख़त्म करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन मेरी 60 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड 7 साल के लिए मैं मिनिमम रखूँगा आफ्टर साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अगर मेरी 2 और ऑडिट रिपोर्ट है तो मैं हर एक ऑडिट रिपोर्ट को अलग कंसिडर करके उनकी साइनिंग के 60 दिन के बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दूँगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिटर प्रॉपर्टी। वो ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ ऑडिट प्रॉपर्टी, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंटेशन। एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहूँ तो क्लाइंट को प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट मेरी इससे ऑडिट वर्क की रेलेवेंस मेरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देन मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर EQCR क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, EQCR मेरी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करता है, प्रोसीजर जो उसने फॉलो किए हैं,
कि वो सारी की सारी जो मेरे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं रिव्यू के टाइम पे वो सारा का सारा मेरा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। मैं क्या डॉक्यूमेंट करूँगा कि मेरा जो रिव्यू है वो मेरा ऑडिट से पहले कंप्लीट हो गया। देन मैं क्या करूँगा, रिव्यूअर अवेयर नहीं है किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस से जिससे वो कि ये डिससेटिस्फाइड हो कि जो रिपोर्ट पे ओपिनियन गया है वो मेरा गलत गया है, मतलब वो ओके है। डन, ये मेरा कंप्लीट हो गया एज़ पर SQC 1 पूरा रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। अब मेरा SA 220 क्या बोलता है? अब मेरा SA 220 क्या बोलता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के रिगार्डिंग? इसमें मेरे 2 पॉइंट आते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड, इसमें भी अनलिस्टेड, लिस्टेड, एंड दूसरा मेरा EQCR के रिगार्डिंग। ठीक है, सिंपल रहेगा बिल्कुल। अब मेरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या बोलता है कि द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी, द फर्म डिटरमाइन दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड। द एंगेजमेंट पार्टनर शेल, एंगेजमेंट पार्टनरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरा अनलिस्टेड के केस के अंदर भी, कि मैं पहले डिटरमाइन करूँगा क्या कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरा अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है। डन, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो सिग्निफिकेंट मैटर मेरे रेज हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट एंड जो EQCR ने निकाले वो मेरे रिजोल्व हुए हैं या नहीं हुए। डन, तीसरा मैं क्या देखूँगा कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट से पहले मेरा रिव्यू हो गया। तीनों पॉइंट हमने SQC 1 में भी पढ़े हुए हैं कि मेरा जो सबसे पहले मैं डिटरमाइन करूँगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड। अनलिस्टेड के केस में क्या होता है, नॉर्मल के केस में, आई एम नॉट सेइंग अनलिस्टेड, नॉर्मल के केस में नॉर्मली हम ये चेक करेंगे। एंड इसके बाद मेरा EQCR का एक पॉइंट आएगा इसके अंदर कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा। हमने SQC 1 में देखा था वो क्या क्या चीज़ें चेक करता था कि मेरा इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो सब 6 से 7 पॉइंट थे जो वो चेक करता था। इंडिपेंडेंट है, रिस्क है या नहीं है, मेरा रिजोल्व हुआ, जो मैटर कम्युनिकेट होना चाहिए था नहीं हुआ, वो सारे पॉइंट्स हमने जो डिस्कशन किए थे। जो मेरा यहाँ के पॉइंट्स थे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मेरे ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट थे, ये मेरे वो SQC 1 में करता था। एंड जो मेरा ऐसे 220 के अंदर लिखा हुआ है वो क्या क्या देखेगा, इवेल्युएट क्या क्या करेगा, डिस्कशन द सिग्निफिकेंट मैटर विद एंगेजमेंट पार्टनर के साथ वो डिस्कशन करेगा। देन वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड ऑडिट रिपोर्ट को। तीसरा वो क्या करेगा, सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट, डॉक्यूमेंट देखेगा कि मेरे जजमेंट के रिकॉर्डिंग है या नहीं है। फोर्थ मेरा क्या करेगा, इवेल्युएशन ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड, कंक्लूजन जिस पे वो पहुंचा है फॉर्मेटिंग द ऑडिटिंग रिपोर्ट, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये 4 चीज़ें मेरी EQCR करने वाला है। देन अगर मेरा लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी ये नॉर्मल है, अगर मेरी लिस्टेड भी है तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, फर्दर ये 2-3 पॉइंट्स और देखेगा। लिस्टेड के केस में एक पॉइंट मेरा आ जाता है इंडिपेंडेंस वाला, कि मेरी सारी की सारी टीम इंडिपेंडेंट हो। देन मैं अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लूँ किस पे, डिफ़िकल्ट मैटर्स पे, या मेरा कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मैं वहाँ पे कंसल्टेशन ले सकता हूँ। थर्ड मेरा आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैं अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरी अलाइन हो किससे, वर्क परफॉर्म पे, मेरे वही डॉक्यूमेंटेशन हो जो मैंने काम किया है। अगर मैं इसको अब कंसोल करूँ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अंदर मेरा एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या करता है। एंगेजमेंट पार्टनर मेरा नॉर्मल और लिस्टेड के केस में टोटल 6 पॉइंट है। 6 के 6 पॉइंट हम एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा डिटरमाइन करेगा कि वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड जो भी मेरे मैटर अराइज हुए हैं ऑडिट एंगेजमेंट में और आइडेंटिफाई हुए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के द्वारा, उसको मैं डिस्कस करूँगा सारे के सारे मैटर्स को। सबसे पहले मैं डिटरमाइन करूँगा कि मेरा EQCR अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा मैं क्या करूँगा कि जितने मेरे मैटर अराइज हुए हैं ऑडिट के दौरान एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के दौरान, मेरे वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूँगा। तीसरा क्या है कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट से पहले मेरा कंट्रोल रिव्यू मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन मेरा चौथा पॉइंट क्या है, अगर लिस्टेड कंपनी आ जाती है मैं इंडिपेंडेंस चेक करूँगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैं मेरे को अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया जहाँ पे मेरी जजमेंट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन्वॉल्व है। 6 पॉइंट मेरा क्या है कि मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चेक करूँगा, जो भी मैंने काम किया उसके रिलेशन में मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब EQCR क्या करेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल परफॉर्म द ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन द एंगेजमेंट टीम, द कंक्लूजन रीच्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट।
एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या परफॉर्म करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यूएशन का। सबसे पहले क्या करेगा, डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर जितने भी रेज हुए हैं एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, कि भैया क्या क्या मैटर तुम्हारे रेज हुए हैं। रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट रिपोर्ट को, मैटर क्या रेज हुए, रिव्यू करा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, देन सेलेक्ट कर लेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड द इवेल्युएट करेगा मेरा कंक्लूजन को। 4 चीज़ें हैं, सिंपल सी है, 4 चीज़ें हैं जो मेरा EQCR इसके अंदर करने वाला है। एक पहली चीज़ है मेरा पॉइंट्स जितने भी मेरे रेज हुए हैं उसको डिस्कस कर लो। दूसरा क्या है, रिव्यू कर लो किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिट रिपोर्ट को। तीसरा क्या है मेरा, तीसरा है मेरा जो मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करूँगा मैं किसके रिगार्डिंग, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो मैंने लिए। चौथा मेरा जो मैंने कंक्लूजन दिया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, हमने वो डिस्कस कर लिए 6 पॉइंट, और EQCR क्या करेगा, हमने वो डिस्कस कर लिए 6 पॉइंट। ये है मेरा SQC1 और SA 220 के बीच का डिफरेंस, राइट। इसके अंदर कोई डिफरेंस आता है ओपिनियन के अंदर तो मैं वो रिजोल्व करा लूँगा। देन मेरा आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज़ द सेम। मॉनिटरिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ, मॉनिटरिंग के अंदर मेरा SQC1 के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे, देन अगेन कंपैरिजन। SQC1 के अंदर और SA 220 के अंदर मॉनिटरिंग मेरा क्या कहता है, 6 पॉइंट। SQC1 के अंदर मैं ये डिसाइड करता था मॉनिटरिंग के अंदर कि मेरा क्वालिटी, मेरे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे, जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है क्या वो मेरी अप्रोप्रिएट है। अगर नहीं है तो मैं 6 पॉइंट में क्या करता था, उसके साथ टेक एक्शन लेता था ताकि वो मेरी अप्रोप्रिएट हो जाए। डन। उसके बाद मैं क्या करता था, एग्जामिन करता था न्यू डेवलपमेंट्स को, कि मेरी जो भी मेरी न्यू डेवलपमेंट्स मतलब अमेंडमेंट्स है वो सारी की सारी इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता था, डील करता था कंप्लेंट्स के साथ। उसके बाद मैं क्या करता था, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरा अप्रोप्रिएट है या नहीं है तो टेक एक्शन। उसके बाद मेरी कंप्लेंट्स आएंगी, डील करूँगा मैं उनके साथ, डील करने के बाद मैं उस पर एक्शन लूँगा। अमेंडमेंट्स में मेरी कवर कर लूँगा सारी की सारी, एंड मैं क्या करूँगा, मॉनिटरिंग करूँगा। ठीक है, ये मेरा SQC1 करता था। ऐसे 220 सिंपल है, मेरे क्वालिटी कंट्रोल मुझे एंगेजमेंट लेवल पे इंश्योर करना है, मॉनिटर करूँगा मैं सब चीज़ें। सिर्फ ये पैराग्राफ में ये सब का सब लिखा हुआ है, इफेक्टिव मेरा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। इसके अंदर ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है। 3.8 डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आ गया मेरा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मेरे 2 चीज़ें आ गई, एंगेजमेंट पार्टनर, EQCR। एंगेजमेंट पार्टनर मेरी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, इशू आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी मुझे इशू हुआ वो मैं सारे के सारे देखूंगा। इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है मैं वो करूँगा। कंक्लूज़न, मैं इंडिपेंडेंस में हूँ, उसका कंक्लूज़न देने के लिए मुझे भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, हाउ वी आर इंडिपेंडेंट। देन एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने क्लाइंट का एक्सेप्ट किया असाइनमेंट, उसके रिगार्डिंग मुझे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। एंड जो मैंने कंसल्टेशन लिया है उसके रिगार्डिंग मुझे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। एंगेजमेंट पार्टनर ये 4 डॉक्यूमेंटेशन करेगा। EQCR मेरी क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जो मेरी SQC1 में थी सेम डॉक्यूमेंटेशन करेगा, इट्स अ सेम। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा EQCR मेरी क्या करेगा, प्रोसीजर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू। जो क्वालिटी का रिव्यू किया उसका जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा वो डॉक्यूमेंट करेगा। अगेन देन मेरा कंप्लीट हो गया बिफोर ऑडिट। ऑडिट से पहले मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए रिव्यू। थर्ड मेरा वो अनअवेयर है ऐसे किसी भी चीज़ से जो उसे डाउट में लाए कि ऑडिटर का ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट है। अगेन कम डॉक्यूमेंटेशन मेरा क्या कहता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरा क्या कहता है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, EQCR क्या करेगा। ऐसे 220 की बात कर रहे हैं हम। एंगेजमेंट पार्टनर मेरा क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर मेरा क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा। सबसे पहले वो एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट करेगा कि जो भी इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए इन रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, हाउ दे वर रिजोल्व्ड। एथिकल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो भी मेरे इशू हुए वो कैसे आइडेंटिफाई और क्या मैंने रिजोल्व उनको कैसे किया। कंक्लूजन मेरा किस पे पूछा, इंडिपेंडेंस पे।
Conclusion on the compliance with the independence requirement that apply to the audit engagement and relevant discussion with the firm that support that conclusion. कंक्लूजन डाल दूंगा मैं रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस. देन मैं क्या डालूंगा, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस के रिगार्डिंग जो मेरा कंक्लूजन पूछा. फोर्थ में क्या डालूंगा, कंक्लूजन रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द कंसल्टेशन अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट. EQCR क्या करेगा, वही 3 पॉइंट. प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म, रिव्यू हैज़ बिन परफॉर्म्ड, रिव्यू का प्रोसीजर डाल दूंगा. कंप्लीट हो गया मेरा बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट एंड नॉट अवेयर ऑफ द एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर. ये वाला पॉइंट मैं डाल दूंगा. नाउ मेरा फोर्थ आता है डिफरेंस बिटवीन SQC1 एंड SA 220. क्या डिफरेंस है? इट अप्लाइज टू द एंटायर फर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेरी CEO MD. यहाँ पे किसकी होती है, ये मेरा ऑडिट एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है. इस पे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसका काम क्या है, रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर इंश्योरेंस सर्विसेज. ये मेरी सारी की सारी सर्विसेज को कवर करता है. ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट लेवल को कवर करता है. ये एज एन फर्म एज एन होल पे लगती है. ये मेरा इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट पे लगती है. टीम इसको इम्प्लीमेंट करती है. फोर्थ पॉइंट मेरा क्या है, इट is establishing a system of quality control designed to provide a firm with a reasonable assurance that the firm and its personnel complies with the professional standards, regulatory and legal requirements, so the report issued by the firm is the appropriate. कि ये मेरे फर्म लेवल पे लगती है एंड वो इसलिए लगती है क्योंकि वो मेरे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सके ताकि मैं मेरी रिपोर्ट सही से इशू कर पाऊँ. SQC1 मेरा ये कहता है. एंड SA 220 क्या कहता है, मेरा इन लाइन ऑफ द SQC1 जो भी मेरे SQC1 में पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफाइंड है, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे एंगेजमेंट लेवल पे एंगेजमेंट टीम पे क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स अप्लाई करूँ. राइट, ये मेरा SQC1 एंड SA 220 हमने पूरा का पूरा स्टडी मैट से रिवाइज कर लिया. डन. अब आगे हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं विच इज़ कॉल्ड, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ है नहीं, बट मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ. जो हमने 3 बॉडीज़ डिस्कस की थी शुरू में, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड नाफरा. मैं आपको इन सब का बताता हूँ. पीयर रिव्यू बेसिकली peer review committee set up by the our institute ICAI. वो रिव्यू क्या करता है, इंटरनली रिव्यू होता है जो कि मेरा ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करता है कि जो मेरी फर्म्स हैं, जो मेरी हम फर्म्स का पीयर रिव्यू कराते हैं बेसिकली. ठीक है, एक CA फर्म दूसरी CA फर्म का रिव्यू करती है कि वो काम जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर साइनिंग, प्रॉपर चेकिंग वगैरह सब ढंग से हो रही है. वो सब मेरी ICAI ने कमेटी सेट कर रखी है कि एक CA फर्म की पीयर रिव्यू दूसरी CA फर्म करेगी, उसका पूरा का पूरा काम चेक करेगी ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि वो ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है. अगर वो पास हो जाती है उसके अंदर तो मैं पीयर रिव्यू के अंदर उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देता हूँ. ये मेरा पीयर रिव्यू का पहला पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है. देन मेरा सेकंड आता है क्वालिटी रिव्यू. पीयर रिव्यू मेरा कौन इम्प्लीमेंट करता है, ICAI. क्वालिटी रिव्यू मेरा किसने फॉर्म किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस ICAI. कुछ मेंबर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ ICAI के हैं. ये भी इनका यही काम है कि वो रिव्यू करेंगे क्वालिटी ऑफ ऑडिट, रिव्यू करते हैं वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड सजेस्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट्स को. रिव्यू करेंगे एंड सजेस्ट करेंगे. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड मेरा ये कहता है. तीसरा मेरा आ गया नाफरा. नाफरा मेरा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेटर में है. इसकी पावर्स क्या है, रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013. इसकी पावर्स क्या हैं, ये क्या रिव्यू करते हैं किसी CA फर्म की, लार्ज एंड लिस्टेड, लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज एंड लिस्टेड कंपनीज, ये उनको रिव्यू करेगा. ये इसकी पावर्स हैं, वो रिव्यू करेगा एंड इन्वेस्टिगेट करेगा. एंड इफ़ नॉन कंप्लाइंस उनको मिला, कुछ भी ऐसा हुआ कि जो रेलेवेंट एथिकल के हिसाब से नहीं हुआ, वो उनको पिनलाइज करेगा एंड देन सजेस्ट करेगा.
ठीक है, तीनों में क्या फ़र्क आया मेरा, पीयर रिव्यू बोर्ड मेरा आईसीआई ने बनाया है, क्वालिटी रिव्यू पीयर रिव्यू बोर्ड मेरा आईसीआई ने बनाया है, वो रिव्यू करेगा एंड सजेशंस देगा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है एंड आईसीआई ने मिलकर बनाया है, वो मेरा क्या करेगा, रिव्यू करता है ऑडिट्स का एंड सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट्स को। नाफरा मेरा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर है, इसकी पावर्स क्या है, वो लार्ज अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनीज़ का रिव्यू करता है एंड कुछ भी होता है तो हमें कुछ भी ऐसा पॉइंट निकलता है जो उनको लगता है कि हमने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो हमें पीनलाइज करेगा एंड इम्प्रूवमेंट के लिए हमें सजेशंस देगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एंड आपको ये समझ में आया होगा कि मेरा SQC1 ऐसे 220 कैसे इंटर रिलेटेड है एंड आपको ऑडिट को कैसे पढ़ना है। राइट, कुछ भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में डालना। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ ऑल्सो। अभी कुछ भी हो, आपको कुछ भी लगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कमेंट्स बॉक्स आर ओपन, आप जो चाहे वो डाल सकते हैं एंड आई एम ट्राइंग कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो। चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।